So when you make notes on GDP, your notes should start from GDP calculation and it should end on net disposable income. और ऐसे होना चाहिए ताकि आप कभी भी पढ़ो तो आपको एकदम रियलाइज हो सके कि आप कहाँ कहाँ क्या पढ़ रहे हो. So welcome. This is our lecture number 5 of GS3 economy series, and in this we'll be studying growth and development as major thing and GDP calculation, because growth you cannot study without GDP and development you cannot study without understanding growth. So let's begin. So tell me first, what do you understand by growth? अपने मन से 1 मिनट पॉज लो और बताओ कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में आप क्या डिफरेंस समझते हो. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ओके, आई टेल यू. चलो एक अजम्पशन लेते हैं. इस क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से इन दिस क्लास सपोज वी आर 50 स्टूडेंट्स. ठीक है. दीज 50 स्टूडेंट्स स्कोर 20 marks each out of 25 marks, let's say. So you cumulatively you scored 50 students का. अगर हम इस क्लास का देखें, इस क्लास की स्कोर क्या होगी? 50 students into 20, right? Sorry, 50 students into 20, you will have 1000. Now tell me, अगर now these 50 students इसी क्लास की जो 20 मार्क्स आ रहे थे सबको, now this class scores 1100 marks. ठीक है. So this is what? This is growth. इस क्लास के मार्क्स में ग्रोथ आई है. बट ये जो एक्स्ट्रा 100 मार्क्स आया ना, ये एक्स्ट्रा 100 मार्क्स, ये लेट्स से 10 स्टूडेंट्स में से ही आया. ओके. सो रेस्ट 10 स्टूडेंट्स are what? Are left to stay where they are. So it means growth तो हुआ, क्या डेवलपमेंट हुई? द क्वेश्चन इज दिस, है ना. मैं एक और एग्जांपल समझाता हूं आपको. लेट्स से देयर इज अ फैमिली. ठीक है. इस फैमिली में लेट्स से देयर आर 6 मेंबर्स. This family earns on a cumulative basis, let's say 600 rupees. ठीक है. So इस फैमिली का पर कैपिटा इनकम कितना हो गया? 100, 100, 100, 100, 100, 100. So this is पर कैपिटा इनकम ऑफ दिस फैमिली. अब एक बात बताओ, अब इस फैमिली की इनकम जो है ना, इस फैमिली की इनकम लेट्स से 1200 रुपये हो गई. ठीक है. बट ये जो राइज ऑफ 600 आया ना, ये प्लस इनके 100 से आया, प्लस इनके 100 से आया, प्लस इनके 100 से आया. सॉरी, इनके 200 से, इनके 200 से और इनके 200 से. ठीक है. सो नाउ दे आर रनिंग 300, 300, 300, 600 प्लस दिस 600. दिस इज 1200. इस फैमिली के इनकम में ग्रोथ हुआ. बट क्या ये फैमिली का डेवलपमेंट हुआ? These people are still not earning as they were supposed to earn, because कैपेबिलिटी यही थी इनकी भी. So they could not earn. अगर कैपेबिलिटी नहीं थी तो कैपेबिलिटी क्यों नहीं है? That is also concern of development. So you get the idea of growth and development. देखो, कहीं भी आप देखोगे ना, it is always talking about development, है ना. जब भी देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऐसे ही आएगा, राइट. डेवलपमेंट इंडेक्स इज इंपॉर्टेंट. कहीं ग्रोथ इज वन थिंग. देखो, बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट नहीं हो सकता है. ठीक है. तो ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे फॉर एग्जांपल, डिफॉरेस्टेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ. बट क्या इस डिफॉरेस्टेशन का अगर हम सब्स्टिट्यूशन ना करें, ठीक है, अगर ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, तो क्या डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रोथ इज नॉट इक्वल टू डेवलपमेंट. ठीक है. इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड व्हाट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्चुअली. अब लिटरल मीनिंग समझते हैं उनका. ये तो मैंने आपको एक्सप्लेनेटरी मतलब बताया. अब कभी लिखने पढ़ने आ जाए तो क्या करना है. देखो, ग्रोथ लीड्स टू डेवलपमेंट,
ग्रोथ का मेजरिंग क्या है कि जीडीपी कितना हो गया, पोटेंशियल जीडीपी क्या है, जीडीपी गैप क्या है, फलाना ढिमकाना। डेवलपमेंट में क्या पढ़ते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हुआ, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। सो दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट, कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, हैप्पीनेस डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। सो व्हाट वी मेजर, हमारा फोकस अगर किसी को भी सस्टेनेबल करना है ना, देखो ग्रोथ इज वन थिंग, growth may be not sustainable, but development only happens when growth is sustainable। ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा ना तभी सस्टेनेबिलिटी रहेगी। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, दे कैन बी इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, ग्रोथ का इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के हम देखो, मैंने आपको क्या बताया, अभी तक हम जितना भी पढ़ते आए हैं, चाहे ये चैप्टर पढ़ें, चाहे पिछली चैप्टर पढ़ें, या कोई भी चैप्टर पढ़ें, जहाँ भी पढ़ते आए हैं, हम क्या पढ़ते आए हैं, देखो हमारा टारगेट क्या रहता है, बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग हम उसका स्केलेटन देखते हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का भी यही था। तो हम सब जगह एक बार स्केलेटन देखेंगे कि हमें पढ़ना आखिरकार प्रोसीड कहाँ करके कहाँ अल्टीमेटली पहुँचना है। जब जीडीपी भी पढ़ेंगे तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे। आज हम अभी ग्रोथ डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूंगा क्योंकि आप एग्जाम से पहले ना ये देख पाओ कि अल्टीमेटली हाँ, कि मुझे ये याद है, मुझे ये याद है, मुझे ये याद है, मुझे ये याद है, ये याद है। ऐसे अगर आपको याद आ जाता है तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ रिविजन। समझ गए? कम ऑन, नाउ लेट्स बिगिन। तो जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ के मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंस, देन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज अफेक्टिंग ग्रोथ। इकोनॉमिक फैक्टर भी हो सकता है, नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर भी हो सकता है। इकोनॉमिकल फैक्टर में क्या हो सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, पॉपुलेशन। नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर में एजुकेशन, पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। सो दिस विल बी आवर स्केलेटन ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। अब आ जाओ इकोनॉमिक ग्रोथ के मतलब क्या होते हैं। इट इज़ अ मेजर ऑफ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मैंने वही बताया आपको कि 600 से 1200 हो गया, ठीक है, ये ग्रोथ है, ठीक है। इट इज़ द मेजर ऑफ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, इट इज़ नॉट क्वालिटेटिव। बस ये भी चीज़ याद रख सकते हो। देखो ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, है ना, याद रखना इस चीज़ को। तो ग्रोथ का जब क्वांटिटेटिव है ग्रोथ, तो इसको मेजर करने के कुछ पैरामीटर्स भी होंगे। तो क्या होता है कि रियल जीडीपी क्या है, रियल ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, दिस इज ग्रोथ। अब देखो पर कैपिटा इनकम क्या ट्रू मेजरमेंट है ग्रोथ का, डेवलपमेंट का, ग्रोथ का है। तो देखो जब भी क्वेश्चंस भी देखोगे ना ऐसे ही आते हैं कि इंडिया डेवलप तो कर रहा है, इंडियाज जीडीपी इज इंक्रीजिंग बट ग्रोथ इज नॉट हैपनिंग। इंडियाज देखोगे प्रोग्रेस कर रहा है बट इंडिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सो दिस इज क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज लॉन्ग टर्म रेज इन कैपेसिटी टू सप्लाई डाइवर्स इकोनॉमिकल गुड। देखो ये सब इंट्रोडक्शन का हिस्सा है, जो समझ में आएगा, जो याद में आएगा और जो क्वेश्चन को शूट करेगा वही लिखना है, ठीक है। मैं आपको हमेशा 2-3 इंट्रोडक्शन देता हूँ और उसको लिखना, प्रेजेंट करना, ये आपके विट के ऊपर है कि आप उसको कहाँ यूज़ करो। देखो मैं ना एक चीज़ बहुत क्लियर कट बताता हूँ आपको, आप एग्ज़ाम में कभी ऐसा नहीं होगा कि आप हर चीज़ जो आया है एग्ज़ाम में वो आप पढ़ के जाओ, कभी नहीं। आपको PYQ देख के लगेगा कि हाँ ये तो सर ने पढ़ाया है, ये सर ने पढ़ाया है, लेकिन आने वाला क्वेश्चन देख के आपको कभी नहीं लगेगा कि सर ने तो ये पढ़ाया था। और ये कभी नहीं होगा, ट्रस्ट में, कभी नहीं, नेवर। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू यूज योर कंटेंट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। हमेशा याद रखना, कभी नहीं, डोंट रन अराउंड कि सर सब कुछ पढ़ा दो, नहीं। सर उतना ही पढ़ाएंगे जितना सर ने पढ़ा था अपने टाइम पे, जितना और उनके टीचर्स ने पढ़ा था अपने टाइम पे, और उतना ही ज़रूरी है, उससे ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है कहीं। नो कम अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ से सबसे पहले क्या आया था, मैंने वही एग्जाम्पल याद करो, 600 से 1200 रुपये हो गए। तो चेंजेस क्या क्या आएंगे, सोचो कि अगर आपके हाथ में लेट्स से 1 लाख रुपए आता था, ठीक है, अब आपके हाथ में लेट्स से 15 लाख रुपए आते हैं, आपकी ग्रोथ 15 टाइम्स बढ़ गई। तो आपके
डेली टू डेली लाइफ में या फिर आपके लॉन्ग टर्म लाइफ में क्या चेंजेस आएगा, वैसे ही सोचो कि आंख बंद करो, अच्छा अब मेरे पास, मैं इस मकान में रहता था, नहीं अब मैं थोड़ा बड़े मकान में चला जाऊंगा, ऐसे आंख बंद करके, मैं भी आंख बंद करके बोल रहा हूँ अपने आपके सामने। अच्छा मतलब मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते थे या फिर मेरे पिताजी का इलाज यहाँ होता था, अच्छा मेरी माता जी ऐसे कपड़े पहनती थी, अब मैं उनको थोड़ा ऐसे चीज़ें ला के दे सकता हूँ। सो दिस इज़ हाउ यू रियलाइज एंड दिस इज़ हाउ यू प्रेजेंट योर वेल्थ, जो भी आएगा। सो योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंजेस, हाउ कि रेजेस रियल इनकम एंड परचेजिंग पावर। रिमेंबर ऐसे टर्म्स लिखने हैं आपको, इंक्रीज इन परचेजिंग पावर, ठीक है। तो इससे क्या हो, पर कैपिटा इनकम ग्रू 10 फोल्ड इन इंडिया। यू विल राइट दिस, डेटा से सब्स्टिट्यूट करोगे ना कि पर कैपिटा इनकम जो इंडिया में है वो 10 टाइम्स बढ़ गया है। एग्जाम्पल जैसे $301 हुआ करता था 1991 में, इट हैज़ बिकम टू $3000 इन 2026। और ये डेटा कहाँ से आया है, IMF से। This data is from IMF. Okay. Now, importance of economic growth also is कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। अगर मान लो आप बिजनेसमैन थे, आपकी 10 लाख की कमाई थी और आपको अब थोड़ा पैसा 15 लाख आने लग गया, आप क्या करोगे, एक नए स्टेप वेंचर में पैर रखोगे या फिर अपने ही जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी उसको बढ़ाओगे, बढ़ाओगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे। सो इट ऑल्सो रेजेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यू कैन गिव एग्जाम्पल। देखो अब बोलोगे सर ये कहाँ लिखूंगा मैं इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोथ, नहीं, ये आपके पास डेटा होना चाहिए। आप इसको लिखोगे कहाँ, नहीं लिखोगे, ये आपके ऊपर है, आपके एग्जाम के ऊपर है कि आपकी एग्जाम में डिमांड क्या किया गया था। ओके, सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सो इंडिया एडेड 16.83 crores जॉब बिटवीन 2017-18 एंड 2023-2024। हाउ, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। अब देखो ये पैरिटी ग्रोथ है या नहीं, ये बात की बात है, ये डेवलपमेंट का पार्ट है, बट ग्रोथ हुआ है। ये इक्वेटेड ग्रोथ है या नहीं, ये डेवलपमेंट का पार्ट है। कि हो सकता है 1.5 अरब की आबादी, 1.5 बिलियन का पॉपुलेशन है, हो सकता है 0.5 बिलियन के पास ही ग्रोथ हुआ हो और उसी ने जॉब क्रिएट कर दिया हो। तो इक्वेटेड ग्रोथ है या नहीं, इक्वेटेड ग्रोथ इज डेवलपमेंट, वो है या नहीं, वो बात की बात है। अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, देन हायर गवर्नमेंट रेवेन्यूज भी आए हैं, क्यों, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुआ है। सो दिस सोर्स की इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ तभी तो टैक्स कलेक्शन हुआ है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ का इंपॉर्टेंस ये भी है कि हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, क्यों, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा तो गवर्नमेंट विल पे मोर इंटरेस्ट। मोर इंटरेस्ट कैसे, जो आपने जीसेक लिया, आपने टी बिल लिया, या फिर गवर्नमेंट ने और भी किसी किसी से, जैसे मान लो पीएफ से पैसे, पीएफ का पैसा गवर्नमेंट यूजेस, ईपीएफओ का पैसा गवर्नमेंट यूजेस, पोस्ट ऑफिस में जो पैसे रखे हैं वो गवर्नमेंट यूज़ करती है, तो इन सब पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी ज़्यादा देगी। नाउ पॉवर्टी रिडक्शन होगा, बिकॉज सरकार के हाथ में जब ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होगा तो सरकार कैन रन मोर इंक्लूसिव ग्रोथ स्कीम्स। कैपिटल फॉर्मेशन होगा, बूमिंग वेरियस काइंड ऑफ कैपिटल, जैसे स्पेशली ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि सरकार क्या करेगी, वेरियस स्कीम चलाएगी। वेरियस स्कीम से जैसे मान लो पढ़ेगा इंडिया, जो सर्व शिक्षा अभियान है, जिसका स्लोगन था पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा, नहीं वो आई गेस पीएनजी का था, बट लेट्स से सर्व शिक्षा स्कूल चले हम, दिस टाइप्स ऑफ कैंपेन, अल्टीमेटली इससे क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल का ग्रोथ होगा। देन हायर सेविंग एंड कंजम्पशन, आपके हाथ में सेविंग्स बढ़ेगा, आपकी कंजम्पशन पावर बढ़ेगी। सो दीज आर मल्टी डायमेंशनल। अब देखो एग्जाम में प्रेजेंट करने का आप इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लिख के, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल है तो आप इसको हर डायरेक्शन में ग्रोथ दिखा सकते हो, कैसे ग्रोथ है, ऐसे ग्रोथ है। देखो ये ना प्रेजेंट करने का साइको प्ले विद द साइकोलॉजी ऑफ एग्जामिनर, कि अच्छा उसको दिखेगा ना, अच्छा मल्टी प्राउंड अप्रोच लिखा है इसने, बस वहीं पे ओके फाइन 2 मार्क्स फॉर दिस डायग्राम, बिकॉज आपने रिप्रेजेंट किया। अगर आपने लिखा होता ऐसे, इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू ह्यूमन पर कैपिटा गेन एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू हायर कंजम्पशन, ये को पढ़ के ही बोरिंग लगेगा, नहीं देखूंगा मैं इसको। सो योर एम शुड बी वॉट, योर एम शुड बी ईजिंग द लाइफ ऑफ द एग्जामिनर, ठीक है। अब देखो व्हाट आर द फैक्टर्स, अब ये जो ग्रोथ होगा इनके ग्रोथ के फैक्टर्स भी होंगे कुछ। अब वही चीज़ जो मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इसी को पढ़ेंगे यहाँ पे। अब देखो फैक्टर्स जो होंगे, सम फैक्टर्स विल आल्सो बी सपोर्टिंग द ग्रोथ, सम फैक्टर्स आल्सो विल बी आल्सो सच दैट दे आर नेगेटिवली हिंडरिंग द ग्रोथ। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिकल फैक्टर है, नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर है। उसी तरीके से देखते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर क्या है। अगर मान लो मैं, मेरी एक राज्य है, लेट्स से मैं मिजोरम से, लेट्स से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है।
I'll have some natural resource, I'll have some capital. Capital can be human capital, capital can be cultural capital, capital can be social capital, capital can be another type of financial capital. टेक्नोलॉजी हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स. अब लेट्स से मैं अरुणाचल प्रदेश के किसी लेट्स से पहाड़ी पे कर रहा हूँ, दाफला हिल्स पे कर रहा हूँ, मीरी हिल्स पे कर रहा हूँ, ठीक है. और कौन कौन से हिल्स हैं वहाँ, दाफला, मीरी, अबोर, अबोर हिल पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वहाँ कर रहा हूँ, और वहाँ मैं टेक्नोलॉजी लेके नहीं जा पा रहा हूँ. देन व्हाट? इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू हार्नेस दिस रिसोर्स. देन ह्यूमन रिसोर्स, या मेरे गांव में या फिर उस विलेज में या फिर जहाँ भी हो रहा है वहाँ एक्सोडस हो चुका है, लोग भाग चुके हैं, पलायन कर चुके हैं, बिकॉज लैक ऑफ जॉब, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी. विल आई बी एबल टू स्टिल हार्नेस दैट? चाहे मैं टेक्नोलॉजी ले आऊँ, चाहे मैं नेचुरल रिसोर्सेज हूँ मेरे पास, चाहे कैपिटल लेके आऊँ, ह्यूमन रिसोर्स होंगे. सो दीज थिंग्स हैव टू वर्क क्यूमुलेटिवली. ठीक है, देखो ये सब मैं कहीं पढ़ के नहीं आया था, मैं नहीं पढ़ा था, मैं अपने टाइम में, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में भी आइडियाज़ खुलते हैं, तो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ. ठीक है. इकोनॉमिकल फैक्टर ग्रोथ क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज इफेक्टिव यूज़ होना चाहिए. जैसे जापान ने जुडिशियस यूज़ किया, राइट. एग्जाम्पल जापान. देखो एक्सप्लेन नहीं करना कि सर जापान के पास ना ये हुआ करता था, सर एग्जामिनर में मैं लिख रहा हूँ सर जापान के पास ये होकर जापान ने सर उसको ऐसे यूज़ किया, सर जापान को ऐसे पैसा मिल गया, सर जापान ऐसे फ़ायदा हो गया. सर नहीं करना है एग्ज़ाम में, ये समय नहीं है ये. अगर आप ये करने बैठे, एग्जामिनर को दिखेगा कि इसको नहीं आता है, ही इज़ बीटिंग अराउंड द बुश, काटो उसका मार्क्स, दो इसको 1 मार्क लिखा है, बहुत हो गया. बस इस मार्क्स में यू आर डन, आउट ऑफ द सर्विस और इनटू द सर्विस, खत्म कहानी. देन कैपिटल फॉर्मेशन, इकोनॉमिकल फैक्टर से क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन. जैसे मोबिलाइजिंग द रिसोर्स, अभी आपको पिछले में बताया था. एग्जाम्पल, चाइना फोकस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ. आज देखो चाइना क्या कर रही है, छोटे खिलौने से लेके, चाय पत्ती के छन्नी से लेके, बर्तन से लेके, स्पेस रॉकेट सब बना रही. कैसे, क्यों बना रही है? बिकॉज उसने इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ किया था. सोशल कैपिटल ग्रोथ कैसे किया? इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ. रेवड़ी और इन सब चीज़ों से नहीं किया उसने. टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कैसे? इंप्रूव कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन. कैसे होता है इंप्रूव कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन? हमारा देश सबसे एग्जाम्पल है उसका. ग्रीन रेवोल्यूशन किया हमने. व्हाट डिड वी डू? टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से हमने कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया. एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाया हमने. कैसे? जो भी जितने भी डिफरेंट डायमेंशन होते हैं उनको कहाँ लेके आए हम? इंडिया में लेके आए. कैसे? लेट्स से हमने स्पेस, जैसे मैंने स्काई रूट का एग्जाम्पल इसीलिए डाला अभी बिकॉज ये रिसेंट ग्रोथ था. और आप लिख सकते हो इसको कि एंटरप्रेन्योरशिप इंक्रीज होता है, इकोनॉमिकल फैक्टर ग्रोथ, चाहे हिंडर करें या सपोर्ट करें, इकोनॉमिकल फैक्टर है. एंटरप्रेन्योरशिप कैसे? अभी स्काई रूट इंडियाज प्राइवेट स्पेस वेंचर. पिक्सर है इंडियाज प्राइवेट स्पेस वेंचर. देन ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ हो रहा है. कैसे? अगर बेटर एजुकेशन मिलेगा, बेटर हेल्थ मिलेगा, बेटर स्किल मिलेगा, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए स्किल इंडिया लॉन्च किया है. पॉपुलेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर. अगर पॉपुलेशन मेरी प्रोडक्टिव नहीं है, पॉपुलेशन मेरी डिमांडिंग नहीं है, तो अगर डिमांडिंग नहीं है तो मैं प्रोडक्शन क्या करूँगा? अगर प्रोड्यूसिंग नहीं है तो डिमांड नहीं बढ़ेगा. सो इट जनरेट्स व्हाट? बोथ डिमांड एंड प्रोडक्शन, दोनों चीज़ जनरेट करता है. इंडियाज नीड्स टू रिप इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड. वी आर हैविंग 66% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अभी इस टाइम पे, 66% ऑफ यूथ. इनफैक्ट आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, जब मैं डिफरेंट आपको पैरामीटर्स पढ़ा रहा हूँ, तो यू विल अंडरस्टैंड कि इंडिया एक स्वीट नहीं, बेस्ट स्पॉट पे है टू रीप इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड. अगर ये अभी हम मिस करते हैं तो वील अंडरस्टैंड दैट इंडस्ट्रियल 4.2 का ट्रेन हमसे मिस हो जाएगा. सर 4.2 नहीं, 4.0, 4.0 हम इसको मिस कर देंगे. देन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मान लो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया है IIT, IIMs, एम्स, अगर ये नहीं होगा तो अल्टीमेटली ये नहीं हो पाएगा. देन देर आर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स एज वेल. सॉरी, देर आर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स. क्या है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है तो वो गवर्नमेंट विल बी ऑलवेज ऑन द एज ऑफ सेविंग इटसेल्फ. तो वो सोशल ग्रोथ क्या कर पाएगी? वो और डिफरेंट वैरायटी का ग्रोथ कैसे कर पाएगी? देन सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट विच इज़ वेरी, अगर प्रोग्रेसिव सोशल एनवायरनमेंट नहीं है, सोशल वैल्यूज़ नहीं है, तो इनोवेशंस कभी नहीं आएंगे. एजुकेशन एंड अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो अब इसमें से ना हो सकता है आप एग्जाम में लिखोगे 2 फैक्टर्स के याद आएंगे, 2 फैक्टर्स के याद आएंगे, इतना ही काफ़ी है. 77 फैक्टर. हाँ, बस आपको देखना है कि इनमें से क्या मैं मोस्ट वैल्यूएबल फैक्टर लिख पा रहा हूँ. राइट, मैंने लिख दिया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और मैंने लिख दिया पॉपुलेशन. दिस बिकम्स सो जेनेरिक पॉइंट. आपको ये देखना. अच्छा, आप एंटरप्रेन्योरशिप लिखोगे और आप लिखोगे स्काई रूट, वेरी इंपॉर्टेंट. आप लिखोगे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, आप लिखोगे ग्रीन रेवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट. नेचुरल रिसोर्सेज लिखो जापान. सो आपको ये प्रायोरिटाइज करना है दिमाग में कि मुझे इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए मेरे पास कंटेंट कौन सा है.
कंटेंट सारे हैं आपके पास, लेकिन कौन सा कंटेंट सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ मैं, ये अपने विवेक से आपको यूज़ करना, अपनी अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करनी है आपको। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू पार्ट ऑफ जीडीपी। क्यों? क्योंकि ग्रोथ को मेजर करने के लिए हमारे पास टूल क्या है, इस जीडीपी। अब जीडीपी इज अ वायबल टूल और नॉट, ये सेकेंडरी कंसर्न है, बट ग्रोथ को मेजर करने का टूल क्या है, जीडीपी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। सो व्हाट डज डोमेस्टिक मीन? डोमेस्टिक का मतलब है कि एनीथिंग विच इज प्रिपेयर्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ माई कंट्री, है ना, इट्स अ जियोग्राफिकल बाउंड्री। सो एनीबडी हु इज प्रोड्यूसिंग विद इन दिस, चाहे वो एक इंडियन एंटिटी हो चाहे वो एक्सटर्नल एंटिटी हो, जो यहाँ आके प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज माई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इररेस्पेक्टिव ऑफ हु इज प्रोड्यूसिंग। जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन पढ़ेंगे तब हम इसको रेस्पेक्टिव में डालेंगे कि हु इज प्रोड्यूसिंग, बट व्हेन वी से डोमेस्टिक प्रोडक्शन इट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ हु इज प्रोड्यूसिंग, इट इज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली और नॉट, दिस इज द कंसेंट। ओके, तो जीडीपी पढ़ने से पहले जीडीपी का स्केलेटन देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे जीडीपी में। जीडीपी का मीनिंग पढ़ेंगे हम, मेजरमेंट के टूल्स पढ़ेंगे, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड है, प्रोडक्शन मेथड है, इनकम मेथड है, ये 3 मेथड है। जैसे यहाँ देखो, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडिशन मेथड एंड इनकम मेथड, वही चीज़ है। इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, दैट इज प्रोडक्शन को ही वैल्यू एडिशन बोलते हैं, वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ये हो गया। देन चेंज इन कैलकुलेशन, कि रिसेंट में अभी कोई चेंज हुआ है क्या कैलकुलेशन में, एंड देन जीडीपी का कोई रिवीजन किया है क्या हमने, देन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ऑल्टरनेटिव इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं, एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस एग्जिस्टिंग पैरामीटर। तो आज पढ़ते हैं मीनिंग। जीडीपी का मीनिंग होता है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। रिमेंबर दिस बिकम्स क्वेश्चन कि ओनली प्रोडक्शन इज एडेड, ओनली प्रोडक्शन इज कैलकुलेटेड इन जीडीपी एंड सर्विस इज नॉट कैलकुलेटेड, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्रीज ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक प्रोग्रेशन परफॉर्मेंस। ठीक है, जीडीपी मेजर्स प्रोडक्शन विद इन द कंट्रीज ज्योग्राफिकल बाउंड्री, मैंने बताया इररेस्पेक्टिव ऑफ हु इज प्रोड्यूसिंग इट। ठीक है, अनलाइक जीएनपी विच डिसाइड ओनरशिप, विच डिसाइडेड ऑन ओनरशिप। देखो, अगर लेट्स से यहाँ पे सुजुकी है एंड सुजुकी इज प्रोड्यूसिंग लेट्स से बाइक्स, ठीक है, बाइक्स प्रोड्यूस कर रही है, तो हो सकता है इसमें प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स है वो इंडियन होंगे, बट इसकी जो कमाई है ना वो जा रही है बाहर, जापान जा रही है, राइट। बट हमारे यहाँ ये प्रोडक्शन हो रहा है, सो इट इज़ अ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सो वो जीडीपी में काउंट होगा। ग्रॉस नेशनल प्रोड्यूस में काउंट होगा या नहीं, ये बात की बात है, ये नहीं होगा। क्यों? ये हमारे देश का प्रोडक्शन हो तो रहा है हमारे देश में, बट इसकी कमाई हमारे देश में नहीं रह रही है। कुछ परसेंट रह रहा होगा तो उतना परसेंट जीडीपी में काउंट, जीएनपी में काउंट करेंगे, लेकिन जो परसेंट बाहर जा रहा है वो माइनस होगा। यू गॉट दिस पॉइंट नाउ। अब आ जाओ कैलकुलेशन मेथड। देखो, अभी तक 2025 तक बेस ईयर था 2011 एंड द रिवीजन वाज डन दैट द बेस ईयर इज चेंज फ्रॉम 2011 से 22-23 का हो गया। अब इसके समझेंगे बेस ईयर इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, सो बेस ईयर इफेक्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज इफेक्ट, व्हाई डू गवर्नमेंट चेंज दिस कैलकुलेशन, है बेस ईयर क्यों इफेक्ट करते हैं, नो कम, वो मैं पहले चलो आपको समझा ही देता हूँ बेस ईयर का इफेक्ट क्या होता है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स से अगर मेरा बेस ईयर मान लो 2000 है, ठीक है, 2000 इज माई बेस ईयर, और मैं कहता हूँ कि मेरी प्रोडक्शन जो आज मैं नाप रहा हूँ, लेट्स से 2026 में जो मैं नाप रहा हूँ वो इसके आधार पे नाप रहा हूँ। ठीक है, कि मेरा 2000 में प्रोडक्शन कैसा था। नाउ टेल मी 2000 की क्या टेक्नोलॉजी आज तक सेम रह गई है? क्या 2000 में जो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी क्या वो आज सेम रह गई है? टेल मी कि 2000 में जो मेरे पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था क्या वो सेम रह गया है? नहीं रह गया है। और 2026 में भी अगर मैं इसी को आधार मान के प्रोड्यूस करूं कि अच्छा देखो मैं आज 2026 में ना 2000 के मुकाबले 1000 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा हूं, ठीक है, 2000 के मुकाबले मैं 1000 ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा हूं, डज दिस मीन कि मेरा ग्रोथ और मेरा डेवलपमेंट इज ऑनेस्टली बीइंग जज्ड? बिकॉज टेक्नोलॉजी तो हम यही, यहाँ से टेक्नोलॉजी चेंज हो चुका है, प्रोडक्शन कैपेसिटी मेरा यहाँ से चेंज हो चुका है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मेरा यहाँ से यहाँ तक में चेंज हो चुका है। तो अगर मैं 2000 ही लेता रहूँगा तो क्या होगा? देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स विच विल अफेक्ट माई प्रोडक्शन।
विच विल अफेक्ट माई कैलकुलेशन। तो मैं क्या करूँगा, उसको रियलिटी बनाने के लिए मैं कहूँगा चलो इनके बीच का एक साल लेंगे जहाँ पे वी वर ऑन द स्वीट स्पॉट। लेट्स से अब हमने 2011 माना था, 2011 माना था, तो 2011 के मुकाबले कैलकुलेट कर रहे थे। बेस ईयर ये था कि जितना भी अगर प्रोडक्शन देखेंगे तो क्या देखेंगे, प्रोडक्शन दिस ईयर अपॉन प्रोडक्शन इन बेस ईयर इंटू 100। तो कितना डिफरेंस आया, प्रोडक्शन दिस ईयर माइनस प्रोडक्शन ऑफ बेस ईयर एंड देन अपॉन बेस ईयर इंटू, तो चेंज इन प्रोडक्शन नापेंगे। अगर यहाँ से देखते रहेंगे तो बहुत बड़ा प्रोडक्शन नजर आएगा ना, तो फिर तो उस हिसाब से मान लो 1994 का मान 1947 का मान लो ग्रोथ जीडीपी वहां से कैलकुलेट करते हैं, बहुत प्रोग्रेस दिखेगा। सो दिस डज नॉट अपीयर्स टू बी ट्रू फॉर द रियल प्रोडक्शन। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी इन रेस्पेक्ट ऑफ रियल जीडीपी, हम बेस ईयर चेंज करते हैं, तो बेस ईयर का इफेक्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द रीजन वाई बेस ईयर्स आर चेंज्ड। अब आ जाओ जीडीपी के कैलकुलेशन का मेथड क्या होता है। सो जीडीपी कैलकुलेशन मेथड जो होता है ना, इट इज डिपेंडेंट ऑन, जीडीपी कैलकुलेशन मेथड इज कैलकुलेटेड थ्रू, देखो अल्टीमेटली प्रोडक्शन विल बी सेम, अल्टीमेटली द नंबर शुड एड अप टू द सेम नंबर, बट जीडीपी का कैलकुलेट करने का मेथड अलग अलग है। जैसे एक्सपेंडिचर मेथड कि मैंने कितना खर्चा किया, सरकार ने कितना खर्चा किया, बाकी बाहरी लोग आके यहाँ खर्चा किए, मेरे देश वाले बाहर जाके कितना खर्चा किए। सो दिस बिकम एक्सपेंडिचर मेथड। देन ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड, मतलब कि मान लो रॉ मटेरियल था, स्टील था, लेट्स से ये 100 रुपये में निकल रहा था, एंड देन इसको अल्टीमेटली मैंने लेट्स से एक्सकेवेटर बना दिया इसका, ठीक है, एक एक्सकेवेटिंग या फोकलिफ्ट ट्रक बना दिया। नाउ ये ट्रक 10,000 का है या 1 लाख का है, चलो, तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू एडिशन में इसमें नट लगे होंगे, बोल्ट लगा होगा, पेंट लगा होगा, टायर लगे होंगे, ट्यूब लगे होंगे, हाइड्रोलिक्स लगे होंगे, ब्रेक ऑयल्स लगे होंगे, एक्सेट्रा 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 लगे। सो दिस इज व्हाट वैल्यू एडिशन। हर हर पॉइंट पे देयर वुड हैव बीन परचेजेस, हर पॉइंट पे देयर वुड हैव बीन सेल। सो अल्टीमेटली वैल्यू एडिशन कितना हुआ इस प्रोडक्ट का, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो इसमें कितना हुआ 99,990, इतना एडिशन हुआ। सो दिस बिकम्स, अब देखो ये किसी का खर्चा किसी का कमाई तो रहा होगा, तो वी आर इंक्लूडिंग दैट ऑल्सो यहाँ पे। सो ग्रॉस वैल्यू एडिशन एंड देन इनकम मेथड। अब जब ये काम किया हमने तो किसी को सैलरी दिया, किसी को ये दिया, किसी को ये दिया, तो वो किसी के पैसे गया होगा, चाहे रॉ मटेरियल खरीदने के पैसे दिए हों, चाहे उसके लेबर के पैसे दिए हों, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के दिए हों। सो एवरी फैक्टर इज इन्वॉल्व हियर। तो इनकम ऑफ फैक्टर अल्टीमेटली देख रहे हो, ये जो कमाएगा वही खर्चा भी करेगा। सो अल्टीमेटली क्या क्या कहना है कि ऑल जीडीपी शुड बी सेम, ठीक है। तो अब एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मेजर फॉर्मूला इसी का है, बाकी इसी का ज़्यादा बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है। इसका है कि फाइनल वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट वैल्यू हटा दो तो ग्रॉस वैल्यू प्रोडक्शन मेथड निकल जाएगा। इसमें देखो इसका फॉर्मूला होता है, इसको ऐसे याद रखना, CGI-XM, ठीक है, CGI-XM। सी इज वॉट, कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड, कि मैं और आप कितना कंज्यूम कर ले रहे हैं, कि मेरी जीडीपी जितना प्रोडक्शन हो रहा था कि कितना कंज्यूम कर रहे हैं, तो सी बिकम्स कंजम्पशन ऑफ द फाइनल गुड्स। जी बिकम्स टोटल गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है। अब देखो कंजम्पशन ऑफ द फाइनल गुड था आपने, तो इसमें क्या किया, आप जीएसटी दे के ही खरीद रहे हो ना उसको, ठीक है, या फिर सरकार जिस उसके प्रोडक्शन पे सब्सिडी दे रही थी तो वो सब्सिडी के बाद ही तो उसका फाइनल प्राइस तय हुआ है, या गवर्नमेंट स्पेंड कर रही थी तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी पे स्पेंड किया ना। देन इन्वेस्टमेंट टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, चाहे आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करो। टेंजिबल क्या है कि चलो आपने क्या किया, आपने एक कंपनी खरीदी या फिर एक लेट्स से एक कंपनी को एक्वायर किया और उसके सारे मशीन, सारे जो जितने भी वेयर हाउसेस थे जिसको आप छू सकते हो, टेंजिबल है, आपने एक्वायर कर लिया। इनटेंजिबल क्या है, उस कंपनी की रेपुटेशन क्या थी, उसके पास सेल्स लिस्ट क्या है, उसके पास डेटा क्या है, दीज आर इनटेंजिबल, जिसको आप छू नहीं सकते हो। सो इन्वेस्टमेंट बिकम बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। एंड एक्स माइनस एन कि हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, हम इम्पोर्ट कितना कर रहे हैं, तो दिस इज नेट इम्पोर्ट बोलते हैं इसको, या फिर नेट एक्सपोर्ट बोलो, कि अगर इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो वो पॉजिटिव में रहेगा, सॉरी वो नेगेटिव में रहेगा, अगर एक्सपोर्ट कम हो रहा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो वो पॉजिटिव में रहेगा। सो CGI-X-M, दैट इज एग्जाम, याद रखो इसको, ठीक है। तो दिस बिकम्स आवर वे ऑफ कैलकुलेटिंग, आएंगे हम इस पर डिटेल में आएंगे, अभी जस्ट गेट दिस पॉइंट नाउ। ग्रॉस वैल्यू एडिशन कि फाइनल वैल्यू क्या था और इंटरमीडिएट वैल्यू, जैसे मैं बताया कि 100 रुपये का आपने स्टील और निकाला और उसका 1 लाख का अपने लेट्स से एक्सकेवेटर बना दिया, जेसीबी बना दिया, या फिर कोई भी XYZ चीज़ बना दिया। तो दिस लेड टू व्हाट, एडिशन ऑफ 9990, नहीं 90, इतना एडिशन हुआ। सो दिस इज व्हाट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। ये कहीं ना कहीं से तो खर्चा हुआ होगा या फिर आया होगा,
राइट। उसी तरीके से इनकम मेथड, कि अगर आपके पास जितना भी प्रोडक्शन करने के लिए या वैल्यू एडिशन करने के लिए जितना भी खर्चा किया आपने, या जितना भी खर्चा आपको आया, जितनी भी कमाई हुई, वो सब को ऐड कर देंगे तभी मेरा यही निकलेगा। इसका फॉर्मूला था WIPR, विपर, याद रखो। व्हाट इज विपर? वेज टू लेबर्स दिया आपने, इंटरेस्ट पेमेंट आया आपको, या फिर आपने दिया ऑन कैपिटल बोरोइंग, या फिर आपको आया या फिर आपने दिया, किसी भी तरीके से। एवरी फैक्टर, इनकम ऑफ एवरी फैक्टर, याद रखना, इनकम ऑफ एवरी फैक्टर। सो इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन पेमेंट, या तो आपने लिया या आपने दिया। अगर आप लेंडर हो तो आप लोगे, अगर आप डेटर हो, हाँ, अगर आप लेंडी हो तो आप दोगे, अगर आप डेटर हो तो आप लोगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पेमेंट ऑन कैपिटल बोरोइंग। देन प्रॉफिट टू एंटरप्रेन्योर, आपने अगर मान लो आप एक फैक्ट्री के ओनर हो, तो आपको प्रोडक्शन का फायदा कितना हुआ, प्रॉफिट ऑफ एंटरप्रेन्योर ये हुआ। रेंट, या तो आप दोगे या तो आप लोगे, दोगे नेगेटिव, लोगे पॉजिटिव। सो ईदर वे यू अंडरस्टैंड, दिस ऑल अल्टीमेटली लीड्स टू व्हाट, सेम वैल्यू। अब देखो, इसमें मैंने आपको क्या बोला कि इसमें टैक्स और सब्सिडी का खेल नहीं होता है, हम इसमें कुछ भी नहीं करते हैं, सीधा CGI XM+M। लेकिन अगर ये लेंगे ये वाला, तो इसमें जब अल्टीमेटली कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे इसमें हम क्या कर रहे हैं। इसमें जब आएंगे तो सब्सिडी जोड़ेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे। क्यों, वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि आई विल एक्सप्लेन। अभी देखो, जब मैंने आपको यहाँ बताया कि जब हम कंजम्पशन कर रहे हैं तो इस पर हम GST दे रहे हैं, इस पर वैट देते थे, या फिर मान लो अगर फ्यूल है तो इस पर हम सारे ड्यूटीज पे करते हैं। ठीक है, सो दिस ऑलरेडी इंक्लूड्स सब्सिडी एंड टैक्सेस। सो इसमें सब्सिडी ना जोड़ते हैं ना टैक्स इसमें माइनस करते हैं। वाई टैक्स एंड सब्सिडी आर नॉट कैलकुलेटेड इन एक्सपेंडिचर मेथड? बिकॉज इन दिस मेथड बोथ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंडिविजुअल्स आर कैलकुलेटेड टुगेदर। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बिकम सब्सिडी, इंडिविजुअल का एक्सपेंडिचर बिकम्स द प्राइस। तो अल्टीमेटली GST में दोनों चीज़ ऐड हो रहा है ना, या फिर कोई भी टैक्स ले रहे हैं या कोई भी इनकम वो कर रहे हैं, राइट। सो इसमें कोई टैक्स सब्सिडी का खेल नहीं होता है, इसमें अल्टीमेटली जो आपने खर्चा किया रॉ अमाउंट, इसमें जब हम अल्टीमेटली देखो, इसमें क्या करना होगा, अगर मान लो ग्रॉस प्रोडक्शन है तो इसमें हम सब्सिडी माइनस करेंगे एंड टैक्स ऐड करेंगे। बिकॉज सब्सिडी, मान लो मैंने स्टील खरीदा और लेट्स से मैंने यूरिया खरीदा और गवर्नमेंट ने इस पर मुझे सब्सिडी दिया, 100 रुपये का था, मेरे को 30 रुपये ही पड़ा। सो आई कैन नॉट ऐड 100 रुपीज़ एज माई वैल्यू एडिशन, वो 30 रुपये ही होगा। एंड देन अल्टीमेटली जब मैंने इसको प्रोड्यूस किया तो इस पर मेरे को 10% टैक्स भी देना पड़ा, तो 3 रुपये, तो 33 रुपीज़। तो मुझे इस टैक्स को ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज हम प्रोडक्शन में वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं। तो वैल्यू एडिशन उतना ही होगा ना जितना मैंने खर्चा किया, वो था कितने का उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अमेजोन पे मान लो 10,000 का कोई सामान था, ठीक है, 10,000 का, क्या लिख रहा हूँ मैं, 10,000 का सामान था, मैं उसको डिस्काउंट में 7,000 में खरीद लिया, तो मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, 10,000 थोड़ी थी, मेरी इन्वेस्टमेंट तो 1,000 रुपये हुई ना। सो इसीलिए इसमें हम टैक्स और सब्सिडी का खेल करेंगे। सेम गोज फॉर दिस। अब आ जाओ, ऑल दिस GDP शुड रिमेन सेम। अगर क्वेश्चन कभी पूछता है कि एक्सपेंडिचर मेथड एक्सीड्स कैलकुलेशन इन इनकम मेथड, नो, ऑल GDP शुड बी सेम। क्योंकि अल्टीमेटली क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। चाहे नाक आगे से पकड़ो या नाक पीछे से ऐसे पकड़ो, पकड़ तो अपना नाक ही रहे हो ना, ठीक है। सो इट्स ऑल GDP मस्ट रिमेन सेम। अब देखो ये क्या था, ये जो GDP तुम निकाले इसमें से, यहां से यहां से यहां से, दिस GDP इज एट व्हाट, दिस GDP इज एट मार्केट प्राइस। सो इट बिकम्स व्हाट, जितने भी GDP निकले हैं यहां से, दिस GDP इज GDP एट मार्केट प्राइस। अगर मैं इस मार्केट प्राइस में कांस्टेंट प्राइस निकालूं, कैसे? अगर मैं इसमें बेस ईयर को करूं, जो मैंने आपको यहां समझाया कि लेट्स से अगर मैंने एक लोफ ऑफ ब्रेड खरीदा, ठीक है, लेट्स से उस लोफ ऑफ ब्रेड को मैंने 12 रुपये में खरीदा और मेरा बेस ईयर ऑफ कैलकुलेशन है लेट्स से 2011, ठीक है, और 2011 में ये 10 रुपये में आता था। तो मैं क्या देखूंगा कि 12 माइनस 10/10 इंटू 100 इज 20%। तो मेरे GDP की ग्रोथ कितनी हुई है एट कांस्टेंट प्राइस? मार्केट प्राइस पे तो भी मान लो मेरा GDP 12 था, बट एट कांस्टेंट प्राइस आई हैव ओनली इंक्रीज 20%। नाउ टेल मी वन थिंग, अब यही आगे जब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे ना, अब इसको रहने दो, अभी समझ लो कि 20% का GDP का ग्रोथ हुआ हमारा। दिस इज वाई बेस रेट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो यही मैं बेस ईयर को लेके चलता, 1947 लेके चलता, चलो 1947 मैं बेस ईयर को ले, यहाँ पे था 7 रुपये का ही मेरा ब्रेड लोफ। अब बताओ, यहाँ 7 रुपये का था, यहाँ मैंने 2026 में 12 रुपये का था, तो मैं क्या करा, 12 माइनस 7/7 इंटू 100 कर दिया, मेरा आ गया ये 5/7 इंटू 100। अब देखो
ये मेरा ग्रोथ कितना बड़ा ग्रोथ दिख रहा है। देखो, अगर मान लो इसको मानते हैं 50 × 10/7, 7 7 × 49, अराउंड 70% का ग्रोथ। क्या हुआ है 70% का ग्रोथ? ग्रोथ तो पिछले बेस ईयर मैंने जब चेंज किया था 20% का ही ग्रोथ था। अगर मैं इसी बेस ईयर को 2025 कर दूं और मानूं कि वहाँ पे 11 रुपये में आ रहा था और अब 12 रुपये में आ रहा है, तो मेरा ग्रोथ कितना हुआ? 12 - 11/11 × 100। तो क्या 1/11 × 100 कितना का ग्रोथ हुआ? 9% का ही ग्रोथ मैं रजिस्टर कर पा रहा हूँ। जब मेरा बेस ईयर था 2011 तो मैं 20% का ग्रोथ रजिस्टर कर रहा था। जब मेरा बेस ईयर 1947 था तो मैं 70% का ग्रोथ रजिस्टर कर पा रहा हूँ। जब मैंने बेस ईयर को 2025 कर दिया तो मैं अराउंड 9% का ही ग्रोथ रजिस्टर कर पा रहा हूँ। सो दिस इज वाई बेस ईयर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ अगर मैं इस मार्केट प्राइस को विद द बेस ईयर एडजस्ट कर दूं तो इट बिकम्स जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस? जीडीपी एट मार्केट प्राइस एडजस्टेड टू द बेस ईयर, इट बिकम्स जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अब जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस तो ये बता रहा है ना कि मेरे देश में प्रोडक्शन एक्चुअल में कितना हुआ है, बट क्या ये सारा का सारा मेरे देश का ही है? नहीं। तो हम क्या कैलकुलेट करें? जीएनपी। जीएनपी इज व्हाट? इट इज ग्रॉस नेशनल प्रोड्यूस। अब आ जाओ जीएनपी समझते हैं क्या है जीडीपी और जीएनपी में। वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स से दिस इज माय कंट्री। एक सेकेंड, 1 सेकेंड। लेट्स से दिस इज माय कंट्री। ओके, अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, जीडीपी से मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इस कंट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, इट्स जीडीपी। बट लेट्स से अ फॉरेन एंटिटी वाज प्रोड्यूसिंग हियर। एक फॉरेन एंटिटी यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही थी, फॉरेन एंटिटी। अब दिस फॉरेन एंटिटी विल टेक अवे इट्स प्रॉफिट फ्रॉम हियर। ठीक है, यहाँ का फॉरेन एंटिटी जो थी वो यहाँ से अपना प्रॉफिट लेके चली जाएगी, क्योंकि वो यहाँ प्रोड्यूस प्रॉफिट के लिए ही कर रही थी। बट इन ऑन अ सिमिलर मैनर हमारे देश का भी कोई बंदा तो होगा जो बाहर प्रोड्यूस कर रहा होगा, इंडियन एंटिटी प्रोड्यूसिंग आउटसाइड, ये अपना प्रॉफिट हमारे देश में लेके आएगा। ठीक है, सो जीडीपी हमारे डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर क्या हो रहा था, एंड जीएनपी ये प्रॉफिट बाहर से लेके आ रहा है। नाउ दिस प्रॉफिट माइनस दिस प्रॉफिट, अगर हमारे देश के लोग बाहर ज़्यादा प्रोड्यूस करके जीएनपी ज़्यादा लेके आ रहे हैं, सो मतलब वो इनकम ज़्यादा लेके आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ नेट क्या होगा? नेट पॉजिटिव होगा। अगर हमारे देश से पैसा बाहर ज़्यादा जा रहा होता और हमारे देश के लोग बाहर कम प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो नेट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सो अगर जीडीपी में हम ये नेट कर दें, नेट प्रोडक्शन ऑफ, चले नेट प्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट, नेट इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट डाल दो, नहीं, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसको बोलते हैं, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये कर दें तो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोड्यूस निकल जाएगा। देखो, नेशन इज व्हाट? एक कंट्री इज नॉट इक्वल टू नेशन। कंट्री इज अ जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल बाउंड्री, नेशन इज अ इमोशनल बाउंड्री, इज अ इमोशनल कोनोटेशन। ठीक है, कंट्री एंड नेशन जो इंटरचेंजेबली यूज करते हैं बट दे आर नॉट सेम। कंट्री इज जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल, नेशन इज इमोशनल। तो हम यहाँ पे इमोशनल एंगल नहीं जोड़ रहे हैं, बस इसको समझो कि अल्टीमेटली मेरे नेशन का प्रोडक्शन क्या हो रहा है। नेशन का प्रोडक्शन क्या? नेशन के पास जो पैसा आ रहा है वो जीडीपी माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये नेगेटिव तब होगा जब प्रोडक्शन बाहर बाहर के लोग ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमारे लोग कम प्रोडक्शन लेके आ रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे लोग ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और बाहर के लोग यहाँ कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो दैट बिकम्स our GNP. So GNP is what? GDP plus net factor income from abroad. ठीक है, अब नाउ टेल मी, अब एक सवाल नॉर्मल पूछता हूँ आपसे, क्या क्या जीडीपी, क्योंकि जीडीपी में से नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो डज दिस मीन जीडीपी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीएनपी? यू टेल मी कि जीडीपी
हमेशा जीएनपी से बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि जीडीपी से ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? सोचो 1 मिनट, पॉज द वीडियो एंड टेल मी। इट इज फॉल्स बिकॉज लेट्स से मेरे देश का जीडीपी था 100 रुपये। आई एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। लेट्स से मेरे देश का जीडीपी था 100 रुपये, ठीक है। इस 100 रुपये में से लेट्स से मेरे देश वाले 90 रुपये प्रोड्यूस कर रहे थे, और बाहर की एंटिटी जो यहाँ थी वो 10 रुपये प्रोड्यूस कर रही थी। वो तो ये लेके चली जाएगी, ठीक है। सो मेरे देश का अल्टीमेटली जीएनपी 90 रुपये रह गया। बट मेरे देश का भी कोई आदमी था जो बाहर प्रोड्यूस कर रहा था। लेट्स से वो बाहर जो भी XYZ प्रोड्यूस कर रहा था वो उस देश के जीडीपी में से होगा, बट वहाँ का जो ये वाला पार्ट होगा जो लेट्स से वो 20 रुपये था, या फिर लेट्स से वो 30 रुपये था। 30 रुपये था, तो ये बंदा 30 रुपये लेके मेरे देश आ रहा है, और ये बंदा 10 रुपये लेके मेरे देश से बाहर जा रहा है। तो जीडीपी को क्या देखेंगे? तो जीडीपी मेरी 100 थी, ठीक है। एक बंदा जो मेरे देश से बाहर लेके जा रहा था 10 रुपये लेके जा रहा था, और ये बंदा 30 रुपये लेके आ रहा था। ये बंदा 30 रुपये लेके आ रहा था। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि 100 + 20 120, जीएनपी इज ग्रेटर देन जीडीपी। सो हमेशा याद रखना कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट जीएनपी विल ऑलवेज बी जीडीपी, बिकॉज जीडीपी में से तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नो, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच प्रोडक्शन इज डन बाय आवर एंटिटी इन द फॉरेन मार्केट और फॉरेनर इन इंडियन मार्केट, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस जीडीपी एंड जीएनपी वेरी केयरफुली, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो, जब जीएनपी समझ गए हम, तो जीएनपी जब समझ गए तो हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोड्यूस समझ में आ गई। बट क्या ग्रॉस ही अल्टीमेट कैलकुलेटिंग क्या ग्रॉस ही अल्टीमेटिंग कैलकुलेटिंग एजेंसी है? सॉरी, जस्ट फॉरगिव मी। क्या ग्रॉस नेशनल प्रोड्यूस ही अल्टीमेट फैक्टर है हमारा कैलकुलेट करने के लिए? नहीं। इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से मान लो जीएनपी प्रोड्यूस हुआ, इसमें मेरी डिप्रिशिएशन भी तो हो रही है सामानों की, तो हमें नेट नेशनल पे जाना है। नेट नेशनल, देखो हम जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम उसमें टैक्स ये वो सब इंक्लूड करेंगे ना, कि अल्टीमेटली मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम कितना रह रहा है। तो व्हाट वी डू, अगर जीएनपी में से हम डिप्रिशिएशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा क्या निकल के आएगा? नेट नेशनल प्रोड्यूस एट मार्केट प्राइस, बिकॉज डिप्रिशिएशन इज व्हाट? डिप्रिशिएशन इज एट मार्केट प्राइस, है ना। आप मान लो एक गाड़ी खरीदे हो, आज एक गाड़ी खरीदे, लेट्स से आपने 1 लाख रुपए का खरीदा, 1 लाख रुपए का खरीदा, और इसकी 10,000 रुपये डिप्रिशिएशन हो जाए इसकी, तो आपका ये 90,000 रह गया। सो ये 90,000 क्या है? दिस इज एट मार्केट वैल्यू, राइट। सो नेट नेशनल प्रोड्यूस एट मार्केट वैल्यू इज जीएनपी माइनस डिप्रिशिएशन। इसमें से डिप्रिशिएशन घटा दें तो क्या निकल के आएगा? नेट नेशनल प्रोड्यूस, क्योंकि ग्रॉस में से जो घटा दोगे तो नेट निकल के आएगा। बट क्या नेट नेशनल प्रोड्यूस इज आवर रियल इनकम? नो, उसको हमको फैक्टर तक ले जाना है। फैक्टर इज हु? एवरीबडी इसमें, चाहे लेबर हो, मालिक हो, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, सबकी तक ले जाओ लास्ट तक। तो क्या करेंगे इसमें? एट फैक्टर कॉस्ट के लिए, क्योंकि वो एट फैक्टर कॉस्ट में उस पर सब्सिडी मिल रहा होगा, देन उस पर टैक्सेस जा रहे होंगे, तो सब्सिडी माइनस टैक्स करेंगे तो नेट नेशनल प्रोड्यूस एट फैक्टर कॉस्ट आएगा। समझो इस बात को। जीएनपी वॉज जीडीपी में से कितना पैसे मेरे देश में आ रहे हैं और कितने पैसे मेरे देश से बाहर जा रहे हैं, उसको एडजस्ट करने पे हमको जीएनपी मिलता है। ये जीएनपी जो था ये तो तथाकथित इस समय के लिए है ना, इस समय के लिए। बट अगर 2020 ईयर से ही लें, 2011 से 2026 का लें, तो इसमें मेरे सामान का डिप्रिशिएशन भी तो हुआ होगा। तो नेट तो मेरा वही है ना, कि मेरे 1 लाख की गाड़ी की वैल्यू अभी 1 लाख नहीं है। तो अगर मैं अपने एसेट को आज कैलकुलेट करूं तो वो 1 लाख का एसेट नहीं है, वो 90,000 का एसेट है, राइट। तो उसी प्रकार से एनएनपी इज नेट नेशनल प्रोड्यूस, जीएनपी इज ग्रॉस नेशनल प्रोड्यूस। तो ग्रॉस में से कुछ तो एडजस्ट करेंगे तभी तो नेट निकल के आएगा ना। तो नेट इज व्हाट? डिप्रिशिएशन को माइनस करो ग्रॉस में से, तो जब ग्रॉस में से डिप्रिशिएशन माइनस कर देंगे तो नेट नेशनल प्रोड्यूस एट मार्केट प्राइस आया। बट क्या मार्केट प्राइस इज माई ट्रू वैल्यू? नहीं। जैसे मान लो मेरी गाड़ी की 90,000 कीमत मिली मार्केट प्राइस पे, बट क्या मैं ये 90,000 घर लेके जाऊंगा? नहीं, मुझे इसमें से टैक्स भी देना पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट ने सेकेंड हैंड गाड़ी बेचने के लिए कुछ मेरे को इंसेंटिव दिए होंगे या सब्सिडी दिए होंगे तो वो मेरे को ऐड करना पड़ेगा। लेट्स से गवर्नमेंट इस पर 10% टैक्स लेती है, तो 900 रुपये गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी, ठीक है। तो ये तो मेरा खर्चा मेरे खर्चे में से चला जाएगा। मेरे पास क्या 81,000 रुपये बच जाएगा? सॉरी 81, हाँ 81,900, सॉरी 90,000 है ना, 90,000। लेट्स से गवर्नमेंट इस पर 10% टैक्स ले लेती है, तो 10% टैक्स 900 रुपये चला गया मेरा इसमें से। 89,100 बचेगा मेरे पास, 89,100
बचा मेरे पास, सॉरी 89,100, ये बचा मेरे पास 89,100, हाँ इतना बचा मेरे पास। अब नाउ टेल मी, क्या ये मेरा टेक अवे है? अगर गवर्नमेंट मुझे इस पर कुछ इंसेंटिव दे रही होगी, गवर्नमेंट मुझे कुछ इंसेंटिव देगी तो वो ऐड हो जाएगा। लेट्स से गवर्नमेंट मुझे सब्सिडी में इस पर लेट्स से 200 रुपये और दे रही है, तो मेरा क्या हो गया 89,300 हो गया। सो दिस इज माई नेट। तो मैंने क्या किया, मैंने टैक्स और सब्सिडी को एडजस्ट किया यहाँ पे। तो एट फैक्टर कॉस्ट तो मैं ही हूँ ना फैक्टर उसका, तो फैक्टर को क्या मिल रहा है, नेट नेशनल प्रोड्यूस एट फैक्टर कॉस्ट इज एनएनपी एट मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जब ये हो गया एट फैक्टर कॉस्ट, तो भारत में लेट्स से जितने भी फैक्टर कॉस्ट हैं, जितने भी फैक्टर कॉस्ट हैं, वो सबको अगर जोड़ देंगे, लेट्स से तुमने जो प्रोड्यूस किया, मैंने जो प्रोड्यूस किया, एक्स ने जो प्रोड्यूस किया, वाई ने जो प्रोड्यूस किया, जेड ने जो प्रोड्यूस किया, सबको अगर सबके फैक्टर कॉस्ट को जोड़ देंगे तो वो नेशनल इनकम बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड, सो अगर क्वेश्चन आता है कि नेट नेशनल प्रोड्यूस एट फैक्टर कॉस्ट इज नेशनल इनकम, इज यस। अगर आता है जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज नेशनल इनकम, नो। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेन्स एज वेल। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको बार बार टाइम देके आपको समझा रहा हूँ। So GNP and GDP becomes very important. Sorry, GNP and NNP at factor cost. So GNP when adjusted with depreciation, net national produce, and net national produce at market price when adjusted with subsidy and indirect taxes become factor at net national produce at factor cost, and that is what, that is national income. But hold on, क्या ये national income को अगर मैं टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूं, देखो मैंने पहले ऐड किया सबका तो टोटल पॉपुलेशन आया मेरे को, सॉरी टोटल इनकम आया। अब इसको ऐसे समझो कि मान लो एक एक्स बंदा है, मैं इसको दूसरे कलर से बना दूँ, एक एक्स बंदा है जिसने 100 रुपये का नेट नेशनल प्रोड्यूस एट फैक्टर कॉस्ट किया, एक वाई बंदा है जिसने 100 रुपये का नेट नेशनल प्रोड्यूस एट फैक्टर कॉस्ट किया, एक जेड बंदा है जिसने 200 रुपये का नेट नेशनल प्रोड्यूस एट फैक्टर कॉस्ट किया। ठीक है, ठीक है। अब एक ए बंदा है, एक बी बंदा है और एक सी बंदा है। नहीं, एक ही लो, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे इसको। चलो पहले टोटल क्या हो गया, टोटल 400, ये मेरा नेशनल इनकम हो गया। सबको मैंने ऐड कर, जितने लोगों ने प्रोड्यूस किया अप टू एन मैंने सबको ऐड कर दिया, लेट्स से मेरा 400 आ गया। सो नेशनल इनकम मेरा क्या हो गया 400। बट मेरी देश की आबादी जो है वो भी 400 लोगों की है, लेट्स से 400 लोगों की है। यहाँ प्रोडक्शन में चलो मैंने 200 लोगों का ही लिया, तो ये 200 लोगों ने मिलके 400 रुपये प्रोड्यूस किया, बट मेरे देश की आबादी इज 400 पॉपुलेशन। तो पर कैपिटा इनकम मेरा कितना हो जाएगा कि टोटल 400 अपॉन 400, तो मेरा पर कैपिटा 1 रुपी हो गया। दिस बिकम्स माई पर कैपिटा 1 रुपी। अब क्या ये मेरे पास अल्टीमेटली खर्चा करने के लिए पैसा है, ये इज दिस अमाउंट मेरे पास अल्टीमेटली खर्चा करने के लिए नहीं। अब एज एन इंडिविजुअल जो मेरे पास ये पैसा आया, इस पर मैं इनकम टैक्स पे करूंगा, है ना, पर कैपिटा। तो पर कैपिटा माइनस, अगर मैं कहीं गया बिना हेलमेट पहने गया था, मैं चालान दूंगा, मैं टैक्स दूंगा, पर मेरे को सब्सिडी भी मिलेगा। अगर मान लो सिलेंडर में 1200 रुपये में खरीद रहा था, सरकार मेरे को 400 रुपये वापस कर दे रही है, तो भी तो मैं ऐड करूंगा ना अपनी इनकम में। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम माइनस फाइन माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडी। ठीक है, ये देखो यहाँ जो सब्सिडी था ये एट प्रोडक्शन कॉस्ट पे था, ये अल्टीमेटली प्रोडक्शन पे, बट ये अब मेरे पास आ गया है, मेरे देखो टैक्स हर लेवल पे है। सो दिस टैक्स एंड सब्सिडी इज एट पर्सनल लेवल। इतना करने के बाद पर कैपिटा, मान लो ये 1 रुपये पर आदमी के पास है और पर आदमी 1 रुपये टैक्स दे रहा है, 50 पैसा सब्सिडी ले रहा है और लेट्स से 0 फाइन दे रहा है, तो 1 रुपये टैक्स माइनस हो जाएगा प्लस 0.5 रुपीज़ वो हो जाएगा, सब्सिडी मिल जाएगा, तो अल्टीमेटली 0.5 रुपये खर्चा किया, तो इस 1 में से 0.5 घटा दो तो 0.5 बचा। अब ये 0.5 ही मेरा नेट डिस्पोजेबल इनकम है। अब मैं इसको खर्चा करूं, मैं इसमें आग लगाऊं, मैं इसको उड़ा दूं, पानी में बहा दूं, कुछ भी कर दूं, ये मेरा है, इस पे किसी का हक नहीं है। ठीक है, सो दिस इज नेट डिस्पोजेबल इनकम। सो डिड यू अंडरस्टैंड कि हम जीडीपी से नेट डिस्पोजेबल इनकम पे कैसे आए, राइट? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ट्रस्ट मी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप आगे बढ़ोगे ना बहुत ही कचड़ा हो जाएगा सारा कुछ समझना, प्री और मेंस दोनों। सो नेट डिस्पोजेबल इनकम समझ में आ गया। अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या है ये समझो, कि जीडीपी डिफ्लेटर कैसे करते हैं हम, कि व्हाट इज अल्टीमेटली, कि हम जीडीपी को रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो ये जो मैंने आपको बेस ईयर इफेक्ट समझाया था ना, यही है जीडीपी डिफ्लेट। जीडीपी जैसे मैंने बताया आपको अभी कि 1947 के हिसाब से अगर मैं आज का प्रोडक्शन देखूं 2026 में, तो मेरे को क्या दिख रहा है कि 70% इंक्रीज हो गया है। बट अगर मैं इस बेस ईयर को इधर ले आऊं,
यहाँ पे, तो ये क्या हो गया इस हिसाब से 2011 के हिसाब से, तो मेरा 20% इंक्रीज हुआ। सो क्या हुआ, जीडीपी जो इतना बड़ा था उसको मैंने इतना किया, सो क्या कर दिया, डिफ्लेट कर दिया मैंने, उसकी हवा निकाल दी, डिफ्लेट। सो दिस इज जीडीपी डिफ्लेटर। सो व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर, कि जीडीपी एट करंट सिनेरियो, एट करंट प्राइस से 2026 इट एडजस्टेड टू द बेस ईयर, इट बिकम्स जीडीपी डिफ्लेटर। ये बड़ा गुब्बारा जीडीपी जो था जिसको 70% लग रहा था 1947 के हिसाब से, देखो अभी एग्जाम्पल की तरह समझा रहा हूँ मैं 70, उसको मैंने 2026 में 2011 के बेस पे लिया तो वो 20% का ही ग्रोथ निकल के आ रहा था। सो ये इतना बड़ा गुब्बारे को मैंने इतना बड़ा कर दिया तो उसको डिफ्लेट किया मैंने, ठीक है। सो जीडीपी डिफ्लेटर समझ में आ गया, दिस वाज इट। अब लेटेस्ट चेंजेस समझते हैं इन जीडीपी, व्हाट आर द चेंजेस इन रिसेंट जीडीपी में, चेंजेस क्या हुए हैं। देखो ये वीडियो ना थोड़ा लंबा होगा बट आई कैन नॉट हेल्प विद दैट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्फ्लेशन, ठीक है। अब मैंने आपको जीडीपी समझा दिया तो लेट्स अंडरस्टैंड, देखो मैंने आपको इसमें क्या क्या समझा दिया अभी तक, मीनिंग समझा दिया, मेजरमेंट का, एक्सपेंडिचर, चेंजेस इन कैलकुलेशन समझा दिया कि बेस ईयर को मैंने चेंज किया है। अब जीडीपी रिवीजन देख लेते हैं। सो पहले उस जीडीपी रिवीजन देखने से पहले समझो कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इज इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है। और जब इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट रखना है कि व्हाट इज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन बताता है। सो टर्म्स आर इन्फ्लेशन, एक मिनट, इन्फ्लेशन, disinflation and deflation, remember this, inflation, disinflation and deflation, very important। inflation is what, is increase in price, है ना, this is rate of growth of inflation। disinflation क्या है, कि disinflate किया, मतलब मान लो इन्फ्लेट हो रहा है, ठीक है, ये इतना था, ये इतना हो रहा है, और एक मिनट सॉरी, इतना था, इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, तो ये क्या कर रहे हैं, एक गुब्बारा था उसको इन्फ्लेट करते जा रहे हैं हम, यानी कि फुलाते जा रहे हैं, तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या फ़र्क होता है समझो, देखो एक होता है डिसइन्फ्लेशन और एक होता है डिफ्लेशन। अब मान लो लेट्स से 10 AM पे ये इतना था, 11 AM पे, सॉरी 11 AM पे ये इतना बड़ा हो गया, देन 12 PM पे ये इतना बड़ा हो गया, 10 11 12 पे, तो रेट दिख रहा है कि हर घंटे इस रेट में बढ़ रहा है। लेकिन अब क्या हुआ कि अब 10 बजे ये इतना था, 11 बजे थोड़ा सा बड़ा हुआ, 12 बजे थोड़ा सा बड़ा हुआ, साइज तो बड़ा हो रहा है, इन्फ्लेशन तो आ रहा है, बट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्फ्लेशन कम हो गया है। सो दैट इज कॉल्ड वर्ड डिस इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेट कर रहे हैं अगर गुब्बारे को, डिस इन्फ्लेट, इन्फ्लेट, इन्फ्लेट तो हो रहा है बट डिस इन्फ्लेट हो रहा है। नाउ टेल मी व्हाट इज डिफ्लेशन, डिफ्लेशन इज, ये जो बड़ा साइज था ना इसको छोटा कर दिया हमने, रिवर्स ऑफ इन्फ्लेशन इज डिफ्लेशन, स्लोइंग डाउन ऑफ इन्फ्लेशन इज डिसइन्फ्लेशन, याद रखना बहुत ध्यान से, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। डिक्रीज इन प्राइस मतलब ये जो छोटा साइज था, सॉरी ये जो बड़ा साइज था इसको हमने छोटे साइज की तरफ लेके आए, तो ये हमने क्या किया, डिफ्लेट किया, गुब्बारे में से हवा निकाल के डिफ्लेट किया इसको। जब इधर से इधर जा रहे थे तो क्या करते, इन्फ्लेट कर रहे थे, और किस रफ्तार में इन्फ्लेट कर रहे थे, अगर उस रफ्तार को कम कर दिया हमने तो वो डिसइन्फ्लेशन हो गया। रिमेंबर इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी जब स्टार्टिंग पढ़ा था बहुत कन्फ्यूजन होता था, ठीक है। अब आ जाओ लेटेस्ट चेंजेस क्या था, बेस ईयर को 11-12 से हमने 22-23 कर दिया, इसमें न्यू डेटा सोर्स में हमने क्या किया चेंजेस में। सो नाउ वी आर अंडरस्टैंड, ये नहीं पढ़ा था हमने, हाँ जीडीपी रिवीजन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो जीडीपी रिवीजन में क्या किया हमने कि बेस ईयर को पहले रियल जीडीपी समझने के लिए कि व्हाट इज रियल ग्रोथ ऑफ 11-12 से हटा के 22-23 किया, क्योंकि 11-12 बहुत थोड़ा ऑब्सोलीट हो गया, बहुत पीछे का हो गया, उसके हिसाब से हमारा जीडीपी ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। तो 22-23 कर दिया। न्यू डेटा सोर्स भी ऐड करेंगे कि अभी तक हम क्या करते, सिर्फ सिर्फ ये प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और वैल्यू एडिशन से कर रहे थे, बट सरकार ने बोला कि अब हम जीएसटी का कैलकुलेशन भी, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, डिजिटल डेटाबेस का, इन सब का डेटा यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट मोस्ट व्हाट इज मोस्ट प्रॉपर वे जीडीपी कैसे ग्रोथ कर रही है। मेथोडोलॉजी क्या है कि डबल डिफ्लेशन काउंट करेंगे। अब देखो ये डबल डिफ्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज डबल डिफ्लेशन, अंडरस्टैंड दीज टर्म्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो डबल डिफ्लेशन का मतलब, जैसे मैं अभी आपको मैं ब्रेड का एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है, एक मिनट, लेट्स से ब्रेड का एग्जांपल लेते हैं।
मैं एक लोफ ऑफ ब्रेड प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, ये लेट्स से 2011 में, और मैं एक लोफ ऑफ ब्रेड अभी प्रोड्यूस कर रहा हूँ 2026 में, ठीक है, 2026 में, 2011 2026 एक लोफ ऑफ ब्रेड प्रोड्यूस कर रहा था। मेरी यहाँ पे कीमत थी लेट्स से 10 रुपये, मेरी यहाँ पे कीमत हो गई है लेट्स से 20 रुपये। तो जीडीपी का ग्रोथ अगर देखें तो कितना है, 10 रुपये का ग्रोथ है। परसेंटेज देखें तो 20 करंट ईयर माइनस बेस ईयर 10 अपॉन बेस ईयर 10 इंटू 100, तो क्या निकल गया है, 10% का ग्रोथ जीडीपी में हुआ। बहुत खुश, सॉरी 100% ना यार, 100% का ग्रोथ जीडीपी में हुआ, ठीक है। अब हम भी खुश, आप भी खुश, अरे भाई साहब जीडीपी तो 100% बढ़ गया, 100% दुगना हो गया जीडीपी। नाउ टेल मी वन थिंग, इस ब्रेड को प्रोड्यूस करने के लिए आटा मेरे पास लेट्स से 2 रुपए का आ रहा था, मेरे पास ऑयल लेट्स से 1 रुपए का आ रहा था, अदर इंग्रेडिएंट लेट्स से 1 रुपए का आ रहा था, जिसमें नमक हो गया, शुगर हो गया, ईस्ट हो गया, एक्स वाई जेड, एंड देन लेबर मेरे को 1 रुपए का आ रहा था। तो 2 3 4 5 5 रुपये मेरा खर्चा था, ठीक है, 5 रुपये मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा था, एंड लेट्स से 2 3 रुपये मेरे को प्रोडक्शन में लग रहा था, तो मेरे 8 रुपये के प्रोडक्शन पे मेरे को 10 रुपये मिल रहा था, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पे इसी समय पे इसी सिनेरियो पे मेरे को अब जो आटा मिल रहा है ना वो 4 रुपये का मिल रहा है, मेरी जो लेबर थी वो 2 रुपये की हो गई, ठीक है, मेरी जो ऑयल ईस्ट जो अदर थी वो 2 रुपये की हो गई, ठीक है, और मेरे को एक्स्ट्रा जो एक और चीज़ जो भी लग रहा था फैक्टर कॉस्ट वगैरह सब वो भी 2 रुपये का हो गया। तो 4 2 6 2 8 2 10, 10 रुपये का मेरा अब कॉस्ट बढ़ गया। सो अब जो ये मेरा प्रोड्यूस हो रहा है 20 रुपये, इसका मेरा इनपुट कॉस्ट था 10 रुपये, यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हो रहा था 2/8 इंटू 100, ठीक है, कितना इसको चलो एक होल नंबर लेते हैं, लेट्स से 5 रुपये नहीं, चलो ये तो कैलकुलेशन नहीं जाएगा ना, तो 200/8, तो 8 2 ज़ा 16 और 8 5 ज़ा 40, 25% का प्रॉफिट है ना, 25% का प्रॉफिट हो रहा था मुझे। और अब आ जाओ यहाँ पे देखो मेरे 4 2 6 2 8 2 10, अब मेरे ये जो इन्फ्लेशन कॉस्ट था मेरा, ये इन्फ्लेशन कॉस्ट सॉरी ये जो मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट था ये 10% 10 रुपये का था, ठीक है। और अगर अगर चलो मैं आपको ये एग्जांपल लेने के लिए समझाता हूँ, इसमें तो विल फाइंड अ बेटर ग्रोथ, लेट्स से इसको मैं कहता हूँ 12 रुपये, तो मैं 12 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको, जस्ट बिकॉज कि आपको समझ में आए, बिकॉज इस वैल्यू में हो सकता है आपको समझ ना आता। तो 12 माइनस 10/10 इंटू 100 इज 20% का ग्रोथ, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई मेरा जीडीपी तो 20% से बढ़ गया। नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ मेरे को प्रॉफिट 25% का हो रहा था, यहाँ मेरे को प्रॉफिट देख लो 12 में से 10 गया अपॉन 10 इंटू 100, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, वी गेट 2/10 इंटू 100, स्टिल वी आर हैविंग 20% का प्रॉफिट। अब मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, मेरे को पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था 25% का, अब मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का। लेकिन जीडीपी ग्रोथ कितनी से हो गई, दिख रहा है भाई जीडीपी तो 20% से ग्रो कर गई, बट मेरी इनकम जो थी 25% की प्रॉफिट वो 20% की प्रॉफिट में रह गई, वो 20% का प्रॉफिट। तो क्या रियल ग्रोथ हुआ, तो हमें यह समझ में आया कि दिस ग्रोथ ऑफ जीडीपी वॉज लेड बाय व्हाट, लेड बाय इन्फ्लेशन, इट वॉज नॉट रियल जीडीपी ग्रोथ। समझ में आया, नहीं समझ में आना तो गो बैक एंड वॉच इट अगेन, ठीक है, इसको फिर से समझो कि यहाँ पे मेरे को 10 रुपये का ब्रेड बना रहा था, ठीक है, 10 रुपये के ब्रेड बनाने के लिए मेरे को 8 रुपये का रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा था। तो 8 रुपये के रॉ मटेरियल यूज़ होने पे और 10 रुपये पे जब मैं उसको बेच रहा था तो मेरी प्रॉफिट हो रही थी 25%, ठीक है। बट मैं अब यहाँ 12 रुपये का ब्रेड बना रहा हूँ, तो अगर जीडीपी ग्रोथ देखें तो 10 से 12 हुआ, यानी कि 20% का जीडीपी ग्रोथ कर गया, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ 20% का हो गया। बट व्हाट हैज़ हैपेंड इन रियलिटी, इट हैज़ हैपेंड दैट रॉ मटेरियल का भी कॉस्ट बढ़ गया है मेरा। अब जो रॉ मटेरियल 8 रुपये का आ रहा था वो रॉ मटेरियल अब मेरे को 10 रुपये का आ रहा है।
अब ये 10 रुपये का रॉ मटेरियल आ रहा है और 12 रुपये में मैं बेच पा रहा हूँ, तो मेरी प्रॉफिट 20% की हो पा रही है। पहले मेरी प्रॉफिट कितनी की हो रही थी? 25% की हो रही थी। सो माई प्रॉफिट हैज़ गॉन डाउन। सो डज दिस जीडीपी इंक्रीज मीन्स दैट माई इनकम हैज़ इंक्रीज्ड? नो। सो गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब से सिर्फ ये ही नहीं कैलकुलेट करेंगे कि जीडीपी कितना बढ़ा है, अब हमसे डबल डिफ्लेशन काउंट करेंगे कि इधर भी कितना इन्फ्लेशन हुआ है रॉ मटेरियल में एंड प्राइस में कितना इन्फ्लेशन हुआ है। सो इट मीन्स वी विल यूज डबल डिफ्लेशन मेथड। सो इससे क्या होगा कि से हमें ट्रू वैल्यू निकल के आएगी, समझ गए? ट्रू वैल्यू निकल के आएगी। आई एम इरेजिंग दिस बिकॉज आपको पीडीएफ फिर क्लीन मिले ताकि आप अपने से लिख सको। गेट दिस? नाउ यू टेल मी, डबल डिफ्लेशन मेथड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन सप्लाई यूज टेबल, इट इज लाइक क्रॉस चेकिंग कि मेरे पास सप्लाई कितना आया, मेरे पास यूज़ कितना हुआ। ये भी मेथड यूज़ करेंगे कि बीच में अगर वेस्टेज चला गया, मेरा सड़ गया, तो वो हम नहीं कैलकुलेट करेंगे अपने प्रॉफिट में। अगर मैं सप्लाई साइड को ही लूँ, अच्छा बोलूँगा अच्छा ये इंडस्ट्री ने तो 20 किलो चीनी लिया था, ये इंडस्ट्री ने 40 किलो आटा लिया था, ये इंडस्ट्री ने लेट्स से 400 लेबर लिया, तो इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो गया होगा। नहीं हो सकता, सड़ भी तो गया हो बीच में। तो हम ये भी देखेंगे यूज़ कितना, सप्लाई कितना हुआ था और यूज़ कितना हुआ, उसके हिसाब से जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। तो सप्लाई यूज टेबल में गवर्नमेंट ने चेंज किया है। देन बेटर ट्रीटमेंट ऑफ मल्टी एक्टिविटी एजेंसी। मल्टी एक्टिविटी एजेंसी का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस का एग्जांपल लो। लेट्स से रिलायंस, हमने क्या किया, रिलायंस का ओवरऑल जीडीपी निकाल लिया कि रिलायंस इतना प्रोड्यूस करके दे रहा है। बट द पॉइंट इज, क्या रिलायंस एक ही सेक्टर में प्रोड्यूस कर रहा है? वो रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन में भी है, वो रिलायंस लेट्स से फूड चेन में भी है, वो रिलायंस सब्जी मंडी में भी है, वो रिलायंस रोड कंस्ट्रक्शन में भी है, वो रिलायंस पेट्रोकेमिकल में भी है। सो इस रिलायंस को rather than treating one entity, it will be treated as different entity working in different departments. So it will give better treatment of multi-activity enterprises. So this is the change in methodology. Remember, ये हम क्या कर रहे हैं, कौन सा पोर्शन कर रहे हैं? जीडीपी रिवीजन का पोर्शन कर रहे हैं, ठीक है? देन ग्लोबल अलाइनमेंट, कि हम यूएन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग को यूज़ करेंगे। अपना सिस्टम एक जगह है, यूएन सिस्टम को यूज़ करेंगे फॉर दैट कि हमारा मार्केट इंटरनेशनली कंपेरेबल हो सके, ठीक है? देन ग्रैनुलर क्लासिफिकेशन, क्यों हम मोर डिटेल, व्हाट इज ग्रैनुलर, क्योंकि और छोटे कण तक चले जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली मोर डिटेल्ड क्लासिफिकेशन निकाल के आ पाएंगे, ठीक है? अब देखो, जब बेस ईयर की बात कर रहे थे ना, तो ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेते हैं, बाद में भी इंपॉर्टेंट आ ही जाएगा। सो बेस ईयर में क्या क्या गवर्नमेंट ने चेंज किया है, तो मॉस्पी चेंज की है। मॉस्पी ने क्या किया, 2023 का डेटा को चेंज किया। जैसे सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस पहले हुआ करता था 11-12, उसको 2024 कर दिया गया है। होलसेल प्राइस इंडेक्स पहले 11-12 हुआ करता था, उसको भी 22-23 कर दिया गया। रिमेंबर डिफरेंस है, 24 किया है सीपीआई को, 22-23 रेस्ट जितना भी है, जीडीपी, इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस, ये सब क्या है 2022-23 पे है, बट सीपीआई 24 पे है। क्यों है 24 पे? क्योंकि सीपीआई जो है ना, वो कंज्यूमर को डायरेक्ट रिलेट करता है, डायरेक्ट एकदम, उसको एकदम नियरेस्ट है उसके खर्चा का, तो उसको हम लेटेस्ट से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? अब जब सीपीआई डब्ल्यूपीआई की चर्चा हुई तो उसको कौन कौन रिलीज करता है? देखो, होलसेल प्राइस, यानी कि ये कॉमर्स की बात हो रही है, कॉमर्स, तो इसको याद रखना, होलसेल प्राइस को कॉमर्स मिनिस्ट्री रिलीज करती है। सीपीआई आ जाए तो जितने भी लेबर वाले फैक्टर होंगे ना, कि सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एग्रीकल्चर, सीपीआई रूरल लेबर, तो ये सारे लेबर मिनिस्ट्री रिलीज करेगी, ठीक है? जितने भी वर्कर की बात है, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई रूरल लेबर, ये लेबर मिनिस्ट्री रिलीज करेगी। लेकिन अगर सीपीआई ऑन होल अर्बन एंड रूरल एरिया की बात आ जाए तो वो एनएसओ रिलीज करता है अंडर मॉस्पी, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? बस ये यहाँ के लिए था। अभी ये करेंगे ना, मेरे को लगता है बहुत लंबा लेक्चर होगा, बट आई कैन नॉट हेल्प, क्योंकि इसको तोड़ तोड़ के पार्ट्स में करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, ट्रस्ट मी। आ जाओ, इंपॉर्टेंस ऑफ जीडीपी क्या है, ये खटाखट तुरंत तुरंत देख लेंगे, इसमें आगे कुछ इंपॉर्टेंट है? हाँ, इंपॉर्टेंट तो है। इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में करें क्या? नहीं, चलो कर ही लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ जीडीपी, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ जीडीपी? इज मेजर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को, कि इंडिकेट वेदर इकोनॉमी इज ग्रोइंग इन रियलिटी और नॉट। इन्फ्लेशन डिराइव तो नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ब्रेड वाला एग्जाम्पल बताया मैंने, सॉरी मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे, जो ब्रेड वाला एग्जाम्पल बताया था कि रॉ मटेरियल की वजह से ही तो नहीं बढ़ गया है, कहीं इन्फ्लेशन की वजह से तो जीडीपी नहीं बढ़ गया है। तो जीडीपी ग्रोथ शोड
इंडिया का कि 8.2% ऑफ स्टडी ग्रोथ हो रहा है इंडिया का, ठीक है। देन इट ऑल्सो गाइड्स पॉलिसी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। व्हाट शुड आरबीआई एंड गवर्नमेंट डू विद दिस इंटरेस्ट रेट, कि उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए। जीडीपी अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो आरबीआई अपना लेट्स से रेपो रेट बढ़ाएगी ताकि लोन महंगा हो जाए, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम करेगी ताकि लोगों के हाथ से थोड़ा पैसा छीना जा सके, सो दैट इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सके। देन एनेबल इंटरनेशनल कंपैरिजन, की परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है। परचेजिंग पावर पैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज परचेजिंग पावर पैरिटी? देखो परचेजिंग पावर पैरिटी ना ऐसे समझो कि मैं बहुत मोटे टर्म में समझाता हूँ कि यहाँ पे लेट्स से आपके पास 100 रुपये है और आप 100 रुपये में 1 लीटर दूध ले रहे हो 60 रुपये का, 20 रुपये का एक ब्रेड का पैकेट भी ले रहे हो और 20 रुपये की एक चीनी भी खरीद ले रहे हो 1 kg, मतलब नॉट 1 kg, लेट्स एक पैकेट चीनी खरीद ले रहे हो। तो आप 100 रुपये में अपने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी कर ले रहे हो कि चीनी हो गया, दूध हो गया, ब्रेड हो गया, ठीक है। बट आप यही 100 रुपये लेके चले जाओ लेट्स से यूएस। अब यूएस में लेट्स से यू गेट $1 इक्विवेलेंट, लेट्स से 100 रुपीज़ का $1 है, सो यू गेट $1। बट इन $1 यू आर ओनली एबल टू बाई अ मिल्क। सो आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है? आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी कम है कंपेयर टू यूएस। अगर यूएस का बंदा $1 लेके आ रहा है वो यहाँ पे ज़्यादा खरीद सकता है, सो हिज परचेजिंग पावर पैरिटी ऑफ हिज करेंसी इज मोर। अब इसको ना नीर और रीर जब पढ़ेंगे ना, NEER रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, तब हम ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। बट अभी के लिए ये समझो कि परचेजिंग पावर पैरिटी बताती है कि इतने रुपए में आप इस देश में क्या खरीद सकते हो और उतने ही रुपए में आप अगले देश में क्या खरीद सकते हो, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस इंपॉर्टेंस जीडीपी का क्या कर सकते हैं? सपोर्ट बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सरकार लेगी कि एफडीआई को कैसा लीनियंसी देना है एफडीआई को, या फिर स्ट्रिक्ट करना है, एफपीआई नॉर्म्स को स्ट्रिक्ट करना है या लीनियंसी को स्ट्रिक्ट करना है। रिफ्लेक्ट इनकम ग्रोथ, कि पर कैपिटा इनकम जो हो रहा है, पर कैपिटा, अब देखो पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ रियल इनकम, वो तो बस हमने डिवाइड कर दिया। लेट्स से आपके घर में 4 लोग हैं और आपके पिताजी 1000 रुपये लेके आ रहे हैं, तो 250-250 रुपये पर कैपिटा इनकम हुआ। लेकिन बट आपको कुछ चाहिए, आप ले ही नहीं पा रहे हो। डज दिस मीन आपके पास है वो पैसा? नहीं है, आपके पिताजी के पास है वो पैसा, आपको मांगना पड़ेगा। तो पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ रियल ग्रोथ, याद रखना है। डेवलपमेंट का पैरामीटर नहीं है, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ का पैरामीटर है, नॉट डेवलपमेंट का पैरामीटर, ठीक है। देन इन्फ्लुएंस सॉवरेन रेटिंग। व्हाट डज दिस मीन? कि स्ट्रॉन्ग नंबर जो होगा वो दिखाएगा। अगर जीडीपी आपके यहाँ स्ट्रॉन्ग है तो इंटरनेशनल कंपनी क्या देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या देखिए, अच्छा इसके यहाँ जीडीपी अच्छा है तो मेरे को रिटर्न ऑन माई मनी अच्छा मिलेगा, सो लेट्स गो एंड इन्वेस्ट देयर। सो इंपॉर्टेंस ऑफ जीडीपी इज दिस। लिमिटेशन क्या है इसका? बस वही मैंने आपको बताया, जैसे पर कैपिटा इनकम लो, इट डज नॉट शो द रियल इनकम विथ मी, ठीक है। तो मास्क्स इनकम इनइक्वालिटी लिखा ना, कि मान लो 1000 रुपये आपके घर में आ रहा है और 4 जने हो तो दिख रहा है कि 250-250 सबके माथे आ रहा है। लेकिन पॉइंट क्या है कि इस 1000 रुपये में 500 रुपये आपके माताजी को पापा ने दे दिया, 500 रुपये पापा ने अपने पास रख लिया, आपके पास हाथ में आया 0, आपकी बहन के पास हाथ में आया 0, आपके भाई के पास लेट्स से आप दोनों के पास आया हाथ में 0। पर कैपिटा इनकम बाहर देखने वाले को तो लग रहा है कि 250 है, बट क्या रियल में आपके पास है? नहीं है। So income inequality is not considered in GDP calculation. So it masks income inequality. So growth can be concentrated among few. जैसे लेट्स से आज हमारे देश में 8 कंपनियां हैं और 8 ही कंपनी के पास पैसा है, हमारे देश में बाहर से टोटल 800 कंपनियां हैं, बट दिख रहा है कि ये 8 कंपनी ग्रो कर रही है, तो पर कैपिटा इनकम 8000 में बढ़िया से ग्रो हो रहा है। डज नॉट मेजर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली बात है कि हेल्थ कैसा है, एडुकेशन कैसा है, ये समझ में नहीं आ रहा। देन एक्सक्लूड नॉन मार्केट एक्टिविटी। नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या है? कि मान लो मेरे घर में एक वर्कर काम कर रही है, या मेरी माता जी ही जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, उनको अगर कोई इनकम नहीं आ रही है उनके पेमेंट का, सॉरी उनके काम का कोई पेमेंट उनको नहीं मिल रहा है, डज दिस मीन्स हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन जीडीपी इज नॉट देयर? लेट्स से माई मदर इज नॉट हाउस वाइफ, बट लेट्स से इफ माई मदर वॉज हाउस वाइफ एंड माई फादर इज वर्किंग, my mother is preparing lunch for him, my mother is taking care of all his domestic needs, and then he is able to go and produce money for my family. So does this mean my mother's contribution is not there in GDP production? Because अगर ये नहीं करती तो ये बाहर नहीं जा पाते, ये बाहर नहीं जा पाते तो प्रोड्यूस नहीं कर पाते। So this is not calculated. It excludes market non-market activity and ignores environmental cost. Let's say मेरे को इस इंडस्ट्री को प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को 4000 पेड़ काटने पड़े, क्या मैंने उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंक्लूड किया? इसमें नहीं किया। हेंस वी आर कमिंग अप विद डिफरेंट पैरामीटर, दैट इज ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, एनवायरमेंटल, ग्रीन जीडीपी। इसीलिए हम अलग अलग पैरामीटर से आ रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे डिफॉरेस्टेशन में लीड टू ग्रोथ,
बट नॉट नेसेसरी डेवलपमेंट, ठीक है, नॉट नेसेसरी डेवलपमेंट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जीडीपी के लिमिटेशंस हैं, वो इनकम इक्वालिटी को मास्क कर देता है, डज नॉट मेजर्स क्वालिटी ऑफ लाइट, इट एक्सक्लूड्स नॉन मार्केट एक्टिविटी, इग्नोर्स एनवायरमेंटल कॉस्ट। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नाउ अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? अल्टरनेटिव सर देखो, हमने कहा क्या क्या पढ़ लिया, जीडीपी रिवीजन पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, अब अल्टरनेटिव्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो अल्टरनेटिव जीडीपी के क्या हो सकते हैं? ग्रीन जीडीपी। व्हाट इज ग्रीन जीडीपी? दैट इज एडजस्ट द जीडीपी फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर करो ताकि हम नेक्स्ट टाइम जो अगला इनिशिएटिव लाएं उसमें हम इन चीज़ों को इंक्लूड कर पाएं, इनके ग्रोथ फैक्टर को। तभी तो सरकार गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीएसआर वगैरह सब क्यों आए? टू एड्रेस दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मान लो यहाँ एक फैक्ट्री लगा दिया मैंने और यहाँ की पानी, नदी से पानी खींच ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ की एग्रीकल्चर हैम्पर होगी। तो व्हाट इज दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? कि वहाँ के एग्रीकल्चर लेबर को अपने यहाँ जॉब दो। सो दिस बिकम्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? इट इज कंबाइंड इनकम, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सबको करो कंबाइन एक साथ। क्योंकि एचडीआई के पैरामीटर्स देखेंगे जब हम एचडीआई पढ़ेंगे, तब अभी नहीं। देन एडजस्टेड नेट सेविंग। व्हाट इज नेट सेविंग? कि ये मेजर करो कि सस्टेनेबल वेल्थ है कितना हो रहा है काउंटिंग, ठीक है। डिप्रिशिएशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन नेचुरल कैपेसिटी, ये भी एडजस्ट करो ना, कि हो सकता है मैं 30 साल का था तो मैं प्रोडक्शन बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, मैं 40 साल का हो गया, मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई है। सो यू नीड टू एड्रेस दैट, यू कैन नॉट से कि जीडीपी कम हो गया है मेरा। देन हैप्पीनेस इंडेक्स। देन भूटान का एक इंडेक्स है, व्हाट वाज दैट, दैट इज जीएनएच, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वी नीड टू कंसिडर अल्टरनेट मेजरमेंट एंड अल्टरनेट मेट्रिक्स टू जीडीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल, अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, ऐसे ही आएगा कि जीडीपी ऑन अ प्राइमा फेसाई वैल्यू, ऑन अ फेस वैल्यू लुक्स indicates the growth of the country, but does that mean the country is growing in real? Then you need to address all this point. ऐसे एग्जैक्टली कुछ भी पढ़ के जाओगे ना, एग्जैक्टली उसको एज इट इज नहीं पूछेगा कि हाँ अच्छा बच्चे तुम जीडीपी पढ़ के आओ, बताओ मुझे जीडीपी का मतलब क्या होता है, नहीं पूछेगा। आपको अपने नॉलेज का एप्लीकेशन लगाना होगा। ओके, नाउ व्हाट इज पोटेंशियल जीडीपी? इसको बाइक एनालॉजी से समझते हैं, पोटेंशियल जीडीपी क्या है। मैंने इसीलिए लिख कर रखा था कि मुझे आपको समझाना है इसको बाइक की एनालॉजी से। समझो बाइक का एनालॉजी क्या है। 1 सेकेंड, हाँ। बाइक एनालॉजी में आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि मान लो मेरी बाइक है, ठीक है। आप क्या समझ रहे हो पोटेंशियल जीडीपी का मतलब, आप क्या समझते हो पहले मेरे को ये बताओ, मन में सोचो। अब ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब ये देखना कि आपने कंपेयर करना कि मैं जो पढ़ा था वही सही है या नहीं। देखो पोटेंशियल जीडीपी इज कि एट व्हाट मैक्सिमम कैपेसिटी कैन योर जीडीपी फंक्शन सस्टेनेबली। अच्छा उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। लेट्स से आई हैव अ बाइक और लेट्स से साइकिल, ठीक है। आई हैव अ साइकिल। अब नाउ माई बाइक कैन गो अप टू 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे, ठीक है। बट मैं इसमें ऐसे अगर ऐसे चलाऊंगा ना तो मेरी बाइक 40 मिनट में बंद हो जाएगी। बट अगर मैं अपने बाइक को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता रहूं तो ये 24 आवर्स चलता रहेगा, कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा। सो व्हाट इज माई मैक्सिमम पोटेंशियल? दिस इज 120 किलोमीटर। लगेगा कि हाँ मैक्सिमम पोटेंशियल सर 120 किलोमीटर पे चलाओ, बट क्या ये सस्टेनेबल है? क्या ये सस्टेनेबल है? नहीं, ये सस्टेनेबल नहीं है। 60 किलोमीटर पर आवर इज सस्टेनेबल। इसके ऊपर जा इस 60 किलोमीटर पर आवर पे चला रहा हूँ तो 24 घंटे चल रहा है। अगर मैं 70 किलोमीटर पर आवर पे चलाऊँ, 70 किलोमीटर पर आवर पे चलाऊँ तो मेरी बाइक 18 घंटे चल सकती है। अगर मैं 80 किलोमीटर पर आवर चलाऊँ तो मेरी बाइक हो सकता है 10 घंटे चल सकती है। 100 पे चलाऊँ तो हो सकती है मेरी बाइक लेट्स से 12 घंटे चल सकती है। और अगर मैं 120 पे चलाऊँ तो 40 मिनट में बंद हो जा रही है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी तो ये था, मैक्सिमम कैपेसिटी है, बट इज इट मैक्सिमम पोटेंशियल? नो। मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ मिल रहा है मुझे? 24 घंटे में मिल रहा है। तो 60 किलोमीटर पे अगर मैं चला रहा हूँ, 60 के एमपीएच पे चला रहा हूँ मैं अपनी बाइक को, और तो मेरी बाइक 24 घंटे चल पा रही है। सो व्हाट इज माई मैक्सिमम पोटेंशियल? माई मैक्सिमम पोटेंशियल इज 60। सो दिस इज सस्टेनेबल, रिमेंबर। So whenever we say what is potential GDP is the maximum level output of an economy can produce fully efficiently utilizing the available resource without causing inflation, है ना। यहाँ डिप्रिशिएट नहीं कर रहा मेरा मार्केट, सॉरी मेरी बाइक की प्राइस, मैं अपने बाइक को कांस्टेंट स्पीड पे चला पा रहा हूँ। सो यू अंडरस्टैंड दिस। मैं इसको डिलीट करता हूँ कि आप अपने से लिखो, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो पीडीएफ के पास क्लीन आना चाहिए, ठीक है।
सो यू अंडरस्टूड। मैं लिख देता हूँ ताकि बाइक एनालॉजी अभी जब पढ़ो तो आपको भी रियलाइज हो, जैसे मैं भी लिखता हूँ तो मुझे भी याद रहता है कि मुझे ऐसे एक्सप्लेन करना है। सो अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी इज नॉट मैक्सिमम जीडीपी, रिमेंबर। Potential GDP is not maximum GDP. Potential GDP is maximum GDP at sustainability. It is sustainable level of output. बस मैं तो फटाफट ये पढ़ लेते हैं। आउटपुट गैप, देखो आउटपुट गैप क्या है, जो अपने वर्बल मीनिंग से समझ में आता होगा कि हाँ मेरी कैपेसिटी क्या थी और मैं प्रोड्यूस कितना कर दे रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी इज कॉल्ड आउटपुट गैप। अब ये नेगेटिव आउटपुट गैप भी हो सकता है, ये पॉजिटिव आउटपुट गैप भी हो सकता है। नेगेटिव मतलब कि मैं अपने ऑप्टिमम से कम प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं ऑप्टिमम से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मुझे दिखेगा कि ये सस्टेनेबल तरीका तो नहीं है। तो एक्चुअल जीडीपी इज लेस देन पोटेंशियल जीडीपी। तो इस केस में क्या होगा, फीचर क्या होगा, नेगेटिव जीडीपी को कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि नेगेटिव आउटपुट गैप है। दैट इज आइडल कैपेसिटी इन इंडस्ट्री कम है, हायर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, कि एक्चुअल कैपेसिटी कम है मेरी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। वीक डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट है, अगर ऐसा कंडीशन है, इकोनॉमिक ग्रो हो रहा है बट बिलो पोटेंशियल ग्रो हो रहा है, तो अगर ऐसी इंडिकेटर दिख रही हैं तो मेरे को दिख रहा है कि वो नेगेटिव आउटपुट गैप है। यानी कि इसमें पॉलिसी रिस्पॉन्स कैसी होगी, गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज़ करेगी, फिजिकल पॉलिसी एक्सपेंशनरी होगा, लोन सस्ते की जाएंगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, मतलब जो गवर्नमेंट जीसेक और इस पे इंटरेस्ट दे रही है वो बढ़ाएगी गवर्नमेंट, की लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे ताकि डिमांड बढ़ सके और प्रोडक्शन बढ़ सके, राइट। देन हायर पब्लिक इंटरेस्ट देगी गवर्नमेंट, वही मैंने कहा था कि जीसेक टी बिल पे गवर्नमेंट हायर इंटरेस्ट रेट देगी ताकि आप ज़्यादा गवर्नमेंट में पैसा लगाओ और ज़्यादा पैसा आपके हाथ में आए और आप ज़्यादा उसको यूज़ कर सको। अगर पॉजिटिव आउटपुट गैप है, यानी कि एक्चुअल जीडीपी इज मोर देन पोटेंशियल जीडीपी, यानी कि इकोनॉमी जो है ओवर हीट मोड पे चल रही है, एक्सेस डिमांड है, राइजिंग इन्फ्लेशन है, क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो नहीं पा रहा है, पैसे सबके हाथ में है, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, तो डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन आ गया है। सो लेबर एंड कैपिटल आर ओवर यूटिलाइज्ड, ये सस्टेनेबल मेथड नहीं है। दिस इज इंडिकेशन दैट इकोनॉमी कोलैप्स करेगा। सो पॉलिसी रिफॉर्म क्या होगा इसमें, पॉलिसी रिस्पॉन्स, गवर्नमेंट हाई इंटरेस्ट रेट बना कर देगी आरबीआई, रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंड कम करेगी ताकि लोगों के हाथ में पैसा कम जाए, डिमांड थोड़ा कम हो। देन टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होगा, इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट बढ़ा देगी सरकार, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट कम कर देगी। सो इससे क्या होगा कि लोगों के हाथ से पैसा छिन जाएगा, लोन महंगा हो जाएगा, सो डिमांड कम होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, राइट। आउटपुट गैप समझ गए। अब व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पोटेंशियल जीडीपी, कि मेरी पोटेंशियल जीडीपी कितनी है, ये कौन सा फैक्टर तय करेगा कि मेरे यहाँ लेबर फोर्स कितना है, मेरे यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन कैपेसिटी कितनी है, मेरे यहाँ टेक्नोलॉजी कितना है। देखो वही सब चीज़ें हैं जो जीडीपी मेजरमेंट में यूज़ कर रहे थे हम लोग, कहाँ गया, जितने भी फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, यही फैक्टर्स होंगे ना जो इफेक्ट करेंगे हमारे जीडीपी पोटेंशियल को भी, यही फैक्टर, जितने भी फैक्टर यहाँ थे यही फैक्टर इफेक्ट करेंगे। एग्जैक्टली एक बात बताओ, मैं कहूँ कि भैया आपके ना फैक्टर ऑफ ग्रोथ क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई मेरे पास फैक्टर ऑफ ग्रोथ ये है कि मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास एक कार है, मैं बारिश में भी जा सकता हूँ, मैं धूप में भी जा सकता हूँ, मैं हवा में भी जा सकता हूँ, मैं ऑफिस जल्दी पहुँच सकता हूँ, मैं वहाँ प्रोडक्शन कर सकता हूँ, मेरे पास एक बढ़िया सा लैपटॉप है, मैं उससे अच्छा तुरंत प्रोडक्शन करता हूँ, स्पीड बहुत ज़्यादा है, मैं जल्दी घर भी वापस आ जाता हूँ, मैं बच्चों को टाइम भी दे पाता हूँ। सो दीज आर व्हाट योर फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब मैं आपसे पूछूं भैया व्हाट इज फैक्टर ऑफ योर व्हाट आर द फैक्टर दैट डिसाइड्स योर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो यही हो जाएगा ना कि माई बाइक डिसाइड्स माई इकोनॉमिक ग्रोथ, माई कार डिसाइड्स माई इकोनॉमिक ग्रोथ, माई लैपटॉप डिसाइड्स माई इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसी होगा। तो वही चीज़ें हैं यहाँ भी पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ पोटेंशियल जीडीपी, वही लेबर फोर्स, अगर लेबर फोर्स है तो इसका डेटा हम डाल देंगे, डेटा तो बहुत है हमारे पास, 68% ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन है, मैंने आपको बताया था अभी, डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा है तो हम उसको पोटेंशियल हार्नेस ज़्यादा कर सकते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन, फिजिकल कैपिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो मशीनरी ज़्यादा बढ़ेगी, मशीनरी इंक्रीज होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। टेक्नोलॉजी देखेंगे, टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी कम होगी पोटेंशियल कम होगे। दैट इज IOCR। व्हाट इज IOCR, इंक्रीमेंटल आउटपुट कैपिटल रेशियो, कि अगर मेरे को एक यूनिट ग्रो कराने के लिए कितना इनपुट डालना पड़ रहा है। अगर लेट्स से मेरे को अपने प्रोडक्शन में 1 रुपये बढ़ाना है
तो मेरे को इनपुट में अगर 5 रुपये डालना पड़ रहा है तो माई IOCR इज नेगेटिव, लेकिन अगर इनपुट में मैं 0.5 पैसे डाल के 1 रुपये का ग्रोथ निकाल ले रहा हूँ तो माई IOCR इज पॉजिटिव। अगर मेरी IOCR ज़्यादा, मतलब सॉरी, माई IOCR इज कम, तो मेरा ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि अगर 0.5 रुपीज़ का कैपिटल इनपुट डाल के मैं 1 रुपये का आउटपुट निकाल ले रहा हूँ, सो माई IOCR इज नेगेटिव, सॉरी लो। अगर IOCR मेरा लो है तो मेरा ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अगर मेरी IOCR ज़्यादा है कि मुझे 1 रुपये निकालने के लिए आउटपुट 5 रुपये इनपुट करने पड़ रहे हैं, तो माई IOCR इज नेगेटिव, माई ग्रोथ पोटेंशियल इज नेगेटिव। एग्जैक्टली। ह्यूमन कैपिटल, अगर मेरे पास एडुकेटेड कैपेसिटी होगा, एडुकेटेड यूथ होंगे, एडुकेटेड हेल्थी लेबर होगा, तो मेरा क्या होगा कि लेबर का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, लेबर का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल मेरी ज़्यादा होगी। इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट्स, अगर स्टेबल पॉलिसी है, स्टेबल गवर्नमेंट है, एफिशिएंट रेगुलेशन है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो मेरी पोटेंशियल इंक्रीज होगी। नेचुरल रिसोर्सेज अगर मेरे पास है, तो मेरे जैसे मान लो बिहार है, बिहार के पास कोई पोर्ट नहीं है, बिहार के पास रिसोर्सेज हैं, यूटिलाइजेशन नहीं है। बिहार हैज़, जो बिहार का झाझा जमुई वाला एरिया है, गोल्ड रिजर्व है, बट वहाँ पे पोटेंशियल लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सो क्या हो रहा है, SGDP नहीं इंक्रीज हो रहा, उसके पास पोर्ट नहीं है, सो ट्रेड नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है। अवेलेबिलिटी एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, मिनरल्स, वाटर, ये सपोर्ट क्या करता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को, दस इंक्रीजिंग पोटेंशियल। यू गेट माई पॉइंट। इस ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए इसमें कुछ है नहीं। देन फैक्टर लिमिटिंग GDP पोटेंशियल, सब यही सब तो हो जाएगा, यही सब लिमिट करेगा कि लो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, स्किल गैप है, जो ह्यूमन कैपिटल था मेरे पास वो बढ़िया नहीं है, रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, बॉटलनेक्स जो मैंने कहा कि पॉलिसी, ये हर्डल आ जाएगा, वीक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस। ग्रोथ का फैक्टर भी यही है, लिमिटिंग का फैक्टर भी यही है, बस आपको लिखना कौन सा कहाँ है ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखो 1 घंटा 21 मिनट का हो गया ये लेक्चर, बट आई होप आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू वेरी वेरी वेल। मैं क्या करूँगा ना, मैं इसमें से GDP का पोर्शन काट के एक सेपरेट वीडियो भी डाल दूंगा, ताकि अगर आपको सिर्फ GDP पढ़ना है तो आप GDP का पढ़ सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर बियरिंग विथ मी। ये लंबा लेक्चर है, प्लीज़ वॉच इट हर हाल में। देन यू कैन गेट ऑल योर PDF यहीं पे मिलेगा सारा PDF। एंड फॉर लेक्चर्स, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस ऑन समवेयर एल्स, तो आप लेक्चर्स के लिए इसको स्कैन करके जा सकते हो, फ्री लेक्चर्स हैं सारा GS3 का। सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।